नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम सुनवाई चल रही है पिछले 2 दिनों से। आज तीसरा दिन है और मामला है वक्फ कानून का, वक्फ संशोधन कानून 2025। और इसको जो चुनौतियां मिली हैं उन चुनौतियों पर अब सरकार डिफेंस कर रही है। और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार अपनी बातें रख रहे थे। कल आपने सुन लिया और उन्होंने अपनी बातों में यहां तक कह दिया कि वक्फ जो है वो एक परिकल्पना है, इस्लाम की अवधारणा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, यानी ये जरूरी नहीं है इस्लाम में। इसकी जरूरत कितनी है इसको अगर जब तक मुस्लिम पक्ष जो है वो साबित नहीं करेगा तब तक इसे संवैधानिक रूप से मान्यता कैसे दी जाएगी। ये बात अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपको ये भी याद होगा कि यहां पर सीजेआई बीआर गवई ने साफ साफ कहा था कि हम इसकी संवैधानिकता को ही परखेंगे। कोई भी एक्ट जो संसद से जिसे पास कर राष्ट्रपति ने जिस पर मुहर लगाई है उसकी संवैधानिकता को परखने के बाद ही हम उस पर स्टे देंगे या नहीं देंगे, इसका हम डिसीजन लेंगे। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अमलेंदु जी का भी स्वागत करते हैं हम, जल्दी से स्क्रीन पे उनको भी ले आइए। अमलेंदु जी आपका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका एक बार फिर जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आप लोग लगातार इस कवरेज को देख रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन कानून जो है ये न सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही या वक्फ को ही प्रभावित करेगा बल्कि ये दूसरे समुदायों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे हिंदुओं में जो पूजन स्थल है उसको प्रभावित कर सकता है, ईसाइयों के भी चर्चेज को प्रभावित कर सकता है और प्रभावित कर सकता है सिखों के गुरुद्वारों को भी और ऐसी प्रॉपर्टीज को भी प्रभावित कर सकता है ये कानून। इसलिए इस कानून के कवरेज और इस कानून की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है और यहां हम वही समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो बातें पिछले 2 दिनों में हुई हैं उन तमाम चीजों को जरा रिकैप करना चाहेंगे अमलेंदु जी हम लोग, और उसके बाद आगे बढ़ें। जैसे सुनवाई शुरू होती है और अभी कोर्ट नंबर 1 खचाखच भरा हुआ है। रूम नंबर 1 जो है सुप्रीम कोर्ट का, और जिसको कोर्ट नंबर 1 कहते हैं, जहां पर 2 जजों की बेंच बैठी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं यानी बीआर गवई, भूषण रामचंद्र गवई, और साथ साथ बैठे हुए हैं ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जस्टिस, और इन दोनों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले कुछ और मामले निपटाए गए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर लगातार चर्चा होनी चाहिए और आगे भी आने वाले समय में शायद ये एक नजीर बने इसकी सुनवाई के बाद अगर इस पर कोई फैसला आता है तो। और अगर फैसला सरकार के पक्ष में जाता है तब भी, सरकार के पक्ष में नहीं जाता है और मुस्लिम पक्ष में आता है तब भी, लेकिन यहां डिमांड जो है वो स्टे का है। अभी तक जो स्टे वाले मामले में अमलेंदु जी जो डिमांड है और उसमें भी 3 मुद्दों पे 3 अंतरिम जो फैसला जो देने की बात थी उस पर ही कोर्ट ने कहा था कि हम सुनवाई करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जस्टिस सीजेआई बीआर गवई ने साफ साफ कहा था कि हम इस मामले को आगे खींचना नहीं चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इसका निपटारा चाहते हैं, इसको निपटाना चाहते हैं, वो कह रहे थे। और परसों आपने देखा कि कपिल सिब्बल ने इस पर अपनी बात रखी थी उसी दिन परसों मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी, राजीव धवन ने अपनी बात रखी थी, बात महमूदी जी ने भी रखी थी और सीयू सिंह साहब ने भी बात रखी थी। तो सब मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं में की तरफ से इन्होंने बात रखी थी। और उसके बाद कल दिन भर जब सुनवाई हुई, लगभग 4 घंटे की सुनवाई, लंच से पहले लंच के बाद, तो उस सुनवाई में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने अपनी बात रखी थी और सरकारी पक्ष को वहां मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहां पर अगले बगले जो कहते हैं कि अगल बगल झांकना शुरू कर दिया था तुषार मेहता ने, इसलिए क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी थी जिसका जवाब वो देना चाह तो रहे होंगे लेकिन जवाब उनके पास था नहीं। मगर जब जवाब नहीं होता है तो आप कुछ ऐसी चीजों को लेकर जरूर आते हैं जहां से कुछ और सवाल पैदा हो जाते हैं। वैसी चीजें भी यहां आई और खासकर धारा 3D की बात आई, धारा 3
सी की बात आई और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने हमारे जो काउंटर पक्ष है यानी कपिल सिब्बल ने जो बातें रखी हैं उसमें से इन बातों को यहां रखने की जरूरत नहीं थी। कुछ चीजों को वो कह रहे थे कि यहां नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, जैसे कि वक्फ की जमीन छीन ली जाएगी और ऐसा नहीं है, तो नैरेटिव यानी कहानियां बनाई जा रही हैं, ये सब भी कह रहे थे कल तुषार मेहता। तो तुषार मेहता और उधर कपिल सिब्बल या जो याचिकाकर्ताओं का पक्ष है उसमें क्या क्या हुआ, जरा एक बार रिकैप करते हैं अमलेंदु जी आपके जरिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट में ऑलरेडी तमाम पक्ष जो हैं वो आ चुके हैं और थोड़ी ही देर में सुनवाई की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले हुआ क्या है ये जानना जरूरी है। जो साथी कल और परसों के इस लाइव कवरेज को नहीं देखे हों उनके लिए जरूरी है जानना कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल परसों अमलेंदु जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई बीआर गवई ने कहा था कि हम इसकी संवैधानिकता को परखेंगे और कल उन्होंने इस बात को दोहराई भी कि संवैधानिकता ही हमारी कसौटी होगी और उसी को हम परखने की कोशिश करेंगे कि संसद से जो कानून बन के बाहर आया है, हिंदुस्तान में आया है, और उस कानून की बारीकियों को परखने के बाद इसमें जो अच्छाई है उसको या बुराई है उसको, दोनों को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए और यही करने की कोशिश यहां पर करेंगे, ये कह रहे थे बीआर गवई। और क्या कुछ हुआ? सॉरी, एक तो राजीव जी परसों जब सुनवाई की शुरुआत हुई थी, सुनवाई की शुरुआत में ही जो एसजी मेहता थे उनका तर्क ये था कि सिर्फ 3 मुद्दों पर सुनवाई हो, बाकी पूरे मुद्दे इस पर नहीं लिए जाए। और वो 3 मुद्दे वो थे कि जो सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया था, यानी जब जस्टिस संजीव खन्ना जो उस समय सीजीआई थे और बेंच को लीड कर रहे थे, वो जो इंटरिम आदेश देने जा रहे थे उसको जब रोका गया और उसके बाद जो सरकार ने हलफनामा दाखिल किया तो केवल उन 3 पर जो है वो केंद्रित किया जाए, ये उन्होंने अपनी दलील रखी थी। इस पर सिब्बल ने ऐतराज जताया था। फिर उस पर एसजी मेहता ने कहा था कि हम सभी मौजूद थे वहाँ पर और मैं शर्मिंदा करना नहीं चाहता। इस पर सिब्बल ने पलटवार किया कि मैं भी मौजूद था, वास्तव में आपका ये बयान जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीजीआई ने कहा कि हमें जो रिकॉर्ड में जो है उसके अनुसार चलना होगा, यानी आप दोनों लोग जो बातें कर रहे हैं वो नहीं, जो रिकॉर्ड पर है उसको बातें करना होगा। फिर सिब्बल ने कहा कि हमारे विद्वान मित्र को एहसास होगा कि अदालत ने 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो मुद्दों के समाधान के लिए नहीं था, वो केवल इंटरिम ऑर्डर के लिए था, मुद्दा जो है उसके समाधान के लिए नहीं था और हम मुद्दे के समाधान के लिए यहाँ पर आए हैं जी। इसके बाद फिर जब कपिल सिब्बल ने अपनी बात राजीव रखना शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि अधिनियम जो है ये बताया तो गया है कि ये वक्फ संरक्षण के लिए है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो वक्फ पर कब्जा करना है और कानून इस तरीके से बनाया गया है कि वक्फ संपत्ति को बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए ही छीन लिया जाए। उसके बाद उन्होंने बताया कि अब बात यह कि वक्फ क्या है, ये भी कपिल सिब्बल ने बताया वक्फ क्या है। उन्होंने कहा कि एक अल्लाह या ईश्वर को दिया गया दान है और इस दान को किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ रहता है, यानी एक बार अगर वक्फ हो गया तो ना वो संपत्ति बेची जा सकती है, ना किसी को हस्तांतरित की जा सकती है, ना सरकार उस पर कब्जा कर सकती है। एक तरीके से उनका कहना था। फिर उन्होंने सीजीआई ने पूछा था कि क्या प्रक्रिया का पालन किए बिना भी ये इसको ले रहे हैं इस नए कानून में जी। सिब्बल ने कहा कि यहाँ सरकार अपनी प्रक्रिया खुद तय करती है और कोई भी विवाद कर सकता है, ये इस कानून का एक पहलू है। और दूसरा कि यह अल्लाह को दिया गया है, दान है और इसके अनुसार जो है संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है और हमारे संविधान के तहत राज्य धार्मिक संस्थाओं को वित्त पोषित नहीं करता। अगर मस्जिद है तो राज्य वित्त पोषित नहीं करता, अगर कब्रिस्तान है तो उसे निजी संपत्ति से बनाना पड़ेगा, कोई कमाई नहीं होगी, लोग अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए आते हैं। फिर सिब्बल ने कहा कि इनका रखरखाव कैसे होता है, वो दान के जरिए होता है। इस पर सीजीआई ने कहा कि मैं दूसरे मंदिरों में भी जाता हूँ, दरगाहों में भी जाता हूँ, वहाँ भी ऐसा ही होता है, यानी लोग अपने दान से इसको संचालित करते हैं, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, एक तरीके से ये कहा था। फिर उन्होंने कहा कि सिब्बल ने कहा कि दरगाह और मस्जिद अलग अलग हैं, इन संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए समुदाय के जरिए करना होगा। लेकिन वे कहते हैं कि अगर अतिक्रमण होता है तो वक्फ की प्रकृति बदल जाएगी, यानी जो नया कानून है वो वक्फ की नेचर जो है, उसका स्टेटस है, वही बदल देता है संपत्ति का, जो कि नहीं बदला जा सकता, ये उनका कहना है। फिर सिब्बल ने बताया कि 2013 का वक्फ अधिनियम था, अब जो वक्फ यूजर है उसको खत्म कर दिया गया है और बाबरी मस्जिद के मामले में जो मान्यता प्राप्त अवधारणा थी उसको भी खत्म कर दिया गया। ये माना गया है कि वक्फ यूजर जो है, जिसे सबूतों से साबित किया जाना है, उसको भी खत्म कर दिया गया है। और ये इनका कहना है कि 1925 के अधिनियम आदि में पंजीकरण का प्रावधान था, यानी 100 साल पहले जो था उसमें, और यदि पंजीकरण नहीं किया गया तो ये वक्फ यूजर नहीं है, ये नए कानून में कहा गया, ये सिब्बल ने बताया। और बहुत सारी बातें की, इस पर पूछा भी सीजीआई ने कि क्या पंजीकरण की कोई आवश्यकता थी। सीजीआई ने कहा कि उन्होंने सिब्बल ने कहा कि हाँ पंजीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन पंजीकरण ना कराने पर इसका कोई परिणाम नहीं था,
केवल मुतवल्ली को हटाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए वक्फ नहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो कानून है 2025 ये कहता है कि वक्फ नहीं रह जाएगा और संपत्ति का नेचर बदल जाएगा, यानी उसका स्टेटस बदल जाएगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था, आप मुतवल्ली को हटा देते, उसके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन संपत्ति जो थी वो रहती। ये राजीव जी कपिल सिब्बल की अपनी बहुत सारी दलीलें थी। उसके बाद फिर सीजीआई ने कहा कि हम आपकी दलील को दर्ज करेंगे कि यदि पिछले अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं कराया गया तो कोई इसका परिणाम नहीं था, यानी इसका कोई फिर चेंज नहीं हो सकता था स्टेटस में, ये उन्होंने कहा। सिब्बल ने कहा कि और अधिनियम में केवल यह कहा गया था कि यदि मुतवल्ली ने ऐसा नहीं किया तो उसको मुतवल्ली को परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन ऐसा कोई परिणाम नहीं था कि साहब यह संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। सीजीआई ने कहा, इस पर पूछा कि क्या हम इसे दर्ज करना चाहिए, उनका बिल्कुल दर्ज करना चाहिए, लेकिन अलग तरीके से। फिर सीजीआई ने पूछा कि 2013 में वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान था, मुतवल्ली को हटाने के अलावा गैर अनुपालन के लिए कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया था। अदालत ने इसको दर्ज कर दिया सिब्बल की इस बात को। और फिर सिब्बल ने कहा क्योंकि वक्फ के पंजीकरण के लिए मुतवल्ली जिम्मेदार है, इसलिए वक्फ का चरित्र नहीं बदलेगा, जो भी कार्रवाई होगी मुतवल्ली पे होगी, ये था। लेकिन ये 2025 का अधिनियम जो है ये पूरे तरीके से संपत्ति का जो स्टेटस है, उसका चरित्र है, उसकी प्रकृति है, उसको ही बदल देता है जी। फिर वक्फ बाई यूजर अगर है तो आपको बताना होगा कि इसे किसने स्थापित किया, ये नया कानून जो ये कहता है, सिब्बल ने ये भी बताया। फिर सीजीआई ने पूछा कि 2013 के दौरान जो था वक्फ बाई यूजर के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं था, ये पूछा सीजीआई ने। तो सिब्बल ने कहा कि नहीं, हाँ ये स्थापित प्रथा है, वक्फ बाई यूजर को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। सीजीआई ने इस पर यह भी पूछा, विस्तार से पूरी चर्चा विस्तार से चली थी, आप सही कह रहे हैं। पूरी चर्चा, एक तरफ सिब्बल और सिब्बल से लगातार सवाल पूछा गया, ये पहले दिन की बात बता रहे हैं पहले दिन अमलेंदु जी। और सिब्बल ने, उनके बाद फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने, उसके बाद फिर राजीव धवन ने, सीयू सिंह ने, फिर अहमदी ने, इन तमाम वकीलों ने अपनी बात रखी। लेकिन यहां पर ये क्या कपिल सिब्बल से लेकर इन तमाम वकीलों ने इसकी संवैधानिकता और संवैधानिक रूप से ये जो कानून है, ये कानून संवैधानिक रूप से गलत कानून है, ये साबित कर पाए कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। और इसमें अलग अलग बिंदुओं को, अलग अलग धाराओं को लेकर और उस पर भी चर्चा हुई, जिसमें 3C से लेकर 3R तक की चर्चा हुई। उसके अलावा धारा 10, धारा 14, धारा 83, धारा 85, इन सब की बात हुई। बात 1905 से लेकर 2025 तक की हुई। ये सब कुछ पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कुछ भी थोड़ा रिपीटेशन जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि थोड़ा रिकैप कर लें। और ये सारी बातें हुई, और इन सब के बीच अब जब तुषार मेहता आए तो तुषार मेहता ने 2-3 पॉइंट ऐसे रखे हैं जो चौंकाते हैं अमलेंदु जी। जैसे उन्होंने कहा कि वक्फ इस्लामी अवधारणा है, ये वक्फ जो है, लेकिन वो इस्लाम में एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल पार्ट, दिस इज वक्फ इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये अगर कह रहे हैं। और इस आधार पे जो एक वो आधार दिया, आप देखेंगे कि तमाम अखबारों ने, तमाम मीडिया हाउसेज ने इसी चीज को सुर्खियों में लिया है कि सरकार ने ये पक्ष रखा और सरकार ने वक्फ को एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं माना है और इस बात को कहा। अगर ये इसी चीज को सीजेआई ले आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये एसेंशियल पार्ट ही नहीं है, जरूरी या आवश्यक पार्ट नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है इस्लाम का, तब क्या होगा? क्या तब इसकी संवैधानिकता खत्म हो जाएगी? क्या तब इसमें आर्टिकल 25 और 26 जो है वो इस पे लागू नहीं होता है? ये सारे सवाल उठते हैं जिसका जवाब अपने लोगों को चाहिए। मैं भी लगातार यही सोच रहा हूं कि क्योंकि यही मेन है। एक तरफ सीजेआई कह रहे हैं कि हमको इसकी संवैधानिकता की जांच करनी है, संवैधानिक रूप से यह कानून सही है या गलत है। अगर सही है तो सही है, गलत है तो फिर इस पे स्टे। लेकिन अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है, और सही है तो क्यों सही है, और उसमें क्या तुषार मेहता का यानी सरकार का जो दलील है, सरकार की जो दलील है, वो दलील क्या यहां पर सचमुच सही है, सही मानी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है अमलेंदु जी, और इसीलिए यहां पर यह देखना समझना जरूरी है कि आखिर क्या सरकार अपने पक्ष को यहां मजबूती से रख पाई है। कल जब 4 घंटे लगभग सरकार की तरफ से बहस हुई, सरकार की दलीलें आई हैं, उसमें से मैक्सिमम दलीलें ऐसी थी, हम लोग भी बात कर ही रहे थे अमलेंदु जी जब चर्चा कर रहे थे,
तो कि इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और समय बर्बाद कर रहे हैं तुषार मेहता, ऐसा लग रहा था। और उसमें जैसे अभी आप कह भी रहे हैं बहुत कुछ, अच्छा रजिस्ट्री को लेकर बातें भी हो रही थी, वक्फ बाय यूजर की बात हो रही थी। वक्फ बाय यूजर को आप मान ही नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आप कह रहे हैं कि हमने 2013 के नियम को भी बदल दिया है, 1995 के और 1954 के नियम को भी बदला है, जहां रजिस्ट्री अनिवार्य तो है लेकिन इसके लिए कोई सजा नहीं है, कोई फाइन का प्रावधान नहीं है। अनिवार्यता इस ढंग से नहीं है कि आप करवा ही लीजिए रजिस्ट्री, लेकिन अब उसमें अच्छा इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो यहां पर किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पहले नहीं होती थी, अब आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता भी है। डीड चाहिए, आपको डीड चाहिए ये कहा जा रहा था। तो कुछ कुछ चीजें यहां निकल के आई हैं। हलफनामा में कुछ और आप दिए हुए हैं, कानून में कुछ और है। एक बात यहां पे और भी जो सामने आई कि कपिल सिब्बल ने कहा था कि 3D और 3E बांटा ही नहीं गया था उस समय जब हाँ, जेपीसी के बीच में 3D जो धारा है इस कानून की 3D और 3E इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। तो इस पर इन्होंने कहा कि झूठ बोला गया है। तो चूंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड था तो सीजीआई ने देखा, सीजीआई ने कहा कि नहीं कपिल सिब्बल ने यही बात कही थी। और कपिल सिब्बल ने जो बात कही इसके बाद तुषार मेहता ने यहां पे कहा कि चूंकि ये जेपीसी की तरफ से ही आया है, जेपीसी का ही प्रस्ताव था कि 3D और 3E को लाया जाए, इसीलिए लाया गया और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। तो इस पहलू में इस पॉइंट पे कितना फंसी हुई है सरकार और इसको किस ढंग से सीजेआई लेके जाते हैं, बहुत ही अहम है ये मामला, बहुत ही गर्मा गर्म मामला कह सकते हैं, जिसमें कैसे यहां पर सीजेआई इन पहलुओं को और खासकर जो तुषार मेहता जो कल बात रख रहे थे उसमें से 90% बात, हम लोग कानून के बहुत बड़े जानकार नहीं हैं, ऐसे ही चीजों को रिपोर्टिंग करते करते जिन चीजों को सीखा है कानून की किताबों को पढ़ के, संविधान की किताबों को पढ़ के जितना कुछ सीखा है उसी आधार पे मैं बता रहा हूं कि इसमें जितना अगर देखा जाए तो 90% ऐसी दलीलें दी गई हैं तुषार मेहता की तरफ से जिसको दोनों जजों की बेंच खारिज कर देगी, ये तो तय माना जा रहा है। यहां राजीव जी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुषार मेहता साहब ने जो दलील दी कि साहब ये मतलब इस्लामी तो है वक्फ, लेकिन इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। यानी आपने ये तो स्वीकार किया, इस्लाम की अवधारणा है, हाँ अवधारणा है, इस्लाम की अवधारणा में है वक्फ, हाँ, लेकिन उसका एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो लेकिन इस्लामिक है ये आपने मान लिया है, यानी कि इस्लाम का हिस्सा ये आपने माना है, पर एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो क्या जो चीज इस्लाम जो किसी धर्म की एसेंशियल पार्ट नहीं है उसका क्या आप अधिग्रहण कर सकते हैं, उसको छीन सकते हैं, सरकार संपत्ति छीन सकती है। अब यहां राजीव जी संपत्ति का अधिकार का भी मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर रहा है या अनुच्छेद 26 का कर रहा है। यहां जो 300A है राजीव जी, जो संपत्ति का अधिकार है वो भी जुड़ा हुआ है। तो संवैधानिकता की कसौटी पर कई सारी चीजें जो है परखी जानी है, जो हम लोगों को लग रहा है मतलब कि जो जिस पर बहस होनी चाहिए और जिस पर एक तरीके से अस्पष्ट दिखाई पड़े थे हमारे SG तुषार मेहता, चूंकि उनकी जो भी दलील थी राजीव जी और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले के जो निर्णय सब सुनाए कि साहब वो खासतौर से तमिलनाडु वाला जो राजीव जी ने बताया था उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, 1974 का जो फैसला था वो पित्तीलाल या बद्दीलाल वाला जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि भाई धार्मिक उसमें जो है राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये साफ तौर पे है। तो इसलिए यहां भी जिसको आप दे रहे हैं उसी का आप अगला पैरा अगर नहीं पढ़ रहे हैं उसी आदेश का, तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हो सकता है कि कपिल सिब्बल आज जब बहस करें तो उसको भी लेके आए कि आपने जो हवाला दिया था वो तो आगे ये भी कहता है, तो उसको कह सकते हैं। लेकिन कुल मिला के राजीव जी जो हमको लग रहा है कि जितनी भी दलीलें थीं सरकार की तरफ से वो दलीलें घुमाने वाली ज्यादा थी, उनमें तथ्य जो थे वो कम थे और नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये उनका इस पर जोर बहुत ज्यादा था कि ये सिर्फ नैरेटिव बनाया जा रहा है याचिकाकर्ताओं की तरफ से और ये किसी भी संवैधानिक मतलब जो है उसका उल्लंघन नहीं करता, ये कहना था। और सीजीआई ने पूछा भी था कि ये उनका कहना है, मतलब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। इस पर उनका कहना था SG का कि उसका उल्लंघन नहीं करता है। अब ये राजीव जी साबित करना है कपिल सिब्बल को और याचिकाकर्ताओं को कि ये कानून जो है संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 और 14 और 15 जो कहा है याचिकाकर्ताओं ने 21 से लेकर 26 तक 30 और 300A इनका उल्लंघन करता है। ये याचिकाकर्ताओं को साबित करना है कि कैसे करता है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहां पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन, इन सब की टीम जो है वो आज साबित करेगी। और दूसरी तरफ मतलब हो सकता है कि इस बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन 26 तारीख से यानी सोमवार से जो कोर्ट है वो समर वेकेशन पे जा रहा है। और उससे पहले आज और कल, आज थर्सडे और कल फ्राइडे, ये 2 दिन ही कोर्ट है। और इन 2 दिनों में इस पर, और हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है अमलेंदु जी की कल इस पर फैसला, आज फैसला आ जाए, क्योंकि अब इस पे सुनवाई के लिए कुछ बचता नहीं है। थोड़ी बहुत यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे, थोड़े बहुत जो चाहेंगे सीजेआई वो सवाल पूछेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। और तमाम जमघट ऑलरेडी है कोर्ट नंबर 1 में। सारे वकील पहुंच चुके हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी तुषार मेहता पहुंच चुके हैं, हरीश साल्वे भी ऑनलाइन जुड़ेंगे ये कहा जा रहा है, और सत्ता पक्ष की तरफ से वो जुड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर जरूरत पड़ी तब, लेकिन दूसरी तरफ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं वो पहुंच चुके हैं कोर्ट नंबर 1 में। और जल्द ही सुनवाई का आगाज होने वाला है, जल्द ही सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले हम जो बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी की, यहां पर आखिर ये मामला एसेंशियल पार्ट वाला जो मामला है वो बार बार मुझे खटक रहा है कि एसेंशियल पार्ट नहीं है। और दूसरी चीज, ट्रस्ट को लेकर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जो है, इसको जो लाया गया था मुंबई, अब पहले बॉम्बे था वो, तो मुंबई कह लीजिए, मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जो है उसमें कहा गया कि मुंबई की जितने भी मंदिर हैं वो सब उस ट्रस्ट के अधीन हैं। और एक बात, दूसरी बात यहां पे एक ये भी आ रही थी कि गैर मुस्लिम को बोर्ड में लेके आना, और उसमें यहां पर थोड़ा तुषार मेहता फंसे हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसमें मुस्लिम भी हो सकता है, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकता है, बोर्ड में नॉमिनेटेड जो पदेन है, नॉमिनेटेड है सरकार की तरफ से, वो भी हो सकता है। एक तीसरी बात जो आई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि चाहे वो तिरुमाला हो, मतलब तिरुपति बालाजी मंदिर हो, चाहे वो 2 मंदिरों का और भी नाम दिया गया था, ट्रस्ट हैं, और उसमें ट्रस्टी जो है वो किसी भी गैर हिंदू भी हो सकता है। लेकिन वहां सवाल पूछा गया कि क्या आज तक कोई गैर हिंदू हुआ है, तो वहां नहीं था, इसका जवाब नहीं था, मतलब गैर हिंदू कोई नहीं हुआ है। तो जो सवाल पूछे गए हैं और बहुत तार्किक सवाल पूछे गए हैं, जवाब देने में थोड़ा सा यहां लड़खड़ाते हुए नजर आए थे तुषार मेहता, तो ये बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना यहां जरूरी है। और लेकिन अमलेंदु जी, दूसरी चीज यहां पे कि क्या अभी कलेक्टर के रोल पे बात नहीं हुई है, वो अभी आगे बढ़ने की उम्मीद लग रही है। हाँ राजीव जी, उसमें भी आगे बढ़ा जाएगा। और कलेक्टर के रोल पे कल सवाल जो था खुद सीजीआई ने पूछ लिया था तुषार मेहता साहब से, कहा था कि वही याचिकाकर्ता जो उनका कहना है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। तो इस पर जो एसजी मेहता साहब थे उन्होंने कहा था कि राजस्व अधिकारी तय करते हैं कि सरकारी जमीन है या नहीं है, लेकिन ये सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए। अब यहीं पर राजीव जी घपला है कि आप कह रहे हैं ये सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए, राजस्व रिकॉर्ड में एक बार चीज आ गई तो तय हो गया, उसका नेचर तय हो गया भूमि का कि वो क्या है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ है, वो टाइटल तय नहीं कर सकते, ये अंतिम नहीं है, ये उन्होंने अपना तर्क दिया था। जी एक जानकारी आपको देना चाहता हूं आप तमाम साथियों को कि अभी सीजीआई कोर्ट में इससे पहले अभी तमिलनाडु के मसले पे, उडुपी के मसले पे एक सुनवाई चल रही थी, उसमें ईडी का मामला आया और सीधे सीधे ईडी को फटकार लगाई है बीआर गवई ने, कहा है कि आप अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं और इस वेकेशन के बाद, समर वेकेशन के बाद हम आपसे निपटेंगे, आपको देखेंगे। यानी ईडी अपने लिमिट को अपनी और साफ साफ कि आप अपने लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग अपने जांच एजेंसियों की बात वो कर रहे थे और जांच एजेंसियों पर ये एक कड़ी और गहरी टिप्पणी कह सकते हैं सीजीआई की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ साफ अभी अभी कहा है कि आप लिमिट मत क्रॉस कीजिए, आप लिमिट से ज्यादा बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और समर वेकेशन के बाद आने दीजिए मुझे, फिर आप सबसे हम निपटते हैं, आप सबको देखेंगे। यानी यहां एक कड़ा रुख दिखाई दे रहा है ईडी का भी। और ईडी का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो नामजद जो चार्जशीट जमा की गई है नेशनल हेराल्ड केस में, और कल ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए, तब राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने कहा है कि 2 तारीख से 2 जुलाई से 8 जुलाई के बीच हम इस पे सुनवाई कर लेंगे, जस्ट आफ्टर वेकेशन। लेकिन यहां पर वही बात है अमलेंदु जी कि ईडी
हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, ये जो तीनों की जो जांच एजेंसियां हैं, तीनों जांच एजेंसियां ये लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं। ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें दम है। और देखिए लगातार पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से ईडी के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, लगातार ईडी के खिलाफ आ रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं, जिसके खिलाफ लगातार फैसले, उल्टे फैसले आ रहे हैं। उल्टे फैसले मतलब ईडी को मुंह की खानी पड़ रही है। अगर 100 केसेस हैं तो 100 केसेस में से 99% केसेस आज की तारीख में ईडी के फॉल्स केसेस हैं। जबरदस्ती पकड़े गए, जबरदस्ती किसी न किसी ढंग से लोगों को वहां पर प्रताड़ित करने की कोशिश हुई है। यह केस भी, और एक केस और भी है जिसमें आज ही अभी मैं देख रहा था खबर, जो ज्योति मल्होत्रा का मामला जी, ज्योति मल्होत्रा जिसको पाकिस्तानी जासूस कहा गया, जो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, और उसके लिए हिसार पुलिस का कहना है कि इसके पास जासूसी का कोई भी सूत्र, कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाई दिया। आतंकवाद दोनों से कोई नहीं मिला है, आतंकवाद भी, जासूसी, आतंकवाद दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है, यह हिसार पुलिस का कहना है। तो किस ढंग से पुलिस, ये सारी बातें इसलिए, चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे वो जांच एजेंसियों का मामला हो, इसलिए यहां पर यह बात रख रहा हूं क्योंकि कल ही आपने देखा डॉक्टर अली खान महमूदाबाद जो प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी के, उनको भी जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि उसमें बहुत सारे क्लॉज लगाए हैं, लेकिन जमानत देते समय वहां भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा आप लोग, और खासकर इनके खिलाफ जो कई दूसरे संगठन के लोग वहां पर धावा बोल रहे थे, हल्ला बोल कर रहे थे, उनको भी फटकार लगाई गई है कि इनके खिलाफ, यानी अली खान के खिलाफ किसी भी ढंग का प्रदर्शन ना हो, वो भी हम देखेंगे। तो तत्काल उनको भी जमानत दी गई। तो एक तरफ से जो आप फटकार लगाने की, और इन सब में एक बात और यहां पर सामने आती है, और वो है उमर खालिद का नाम सामने आता है। उमर खालिद का केस अब चूंकि ऑलरेडी 5 साल हो गए, केस चालू हो चुका है, अब देखते हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या टिप्पणी आती है। लेकिन आप याद कीजिए, उमर खालिद के केस को भी बेला त्रिवेदी ने कितनी देर तक, कब तक आगे बढ़ाया था, और वही बेला त्रिवेदी, जस्टिस बेला त्रिवेदी जब रिटायर हुई हैं अभी 4 दिन पहले, तो सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसने उनकी विदाई नहीं करी, यानी उनका विदाई समारोह नहीं हुआ। तो ये सब कुछ है कोर्ट से, और कोर्ट की ये बातें आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी क्योंकि कोर्ट में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत हलचल है, और इन सब के बीच वक्फ पे हम आते हैं, और वक्फ कानून बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी मौजूदगी किस किस को प्रभावित कर सकती है, इस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लगातार चर्चा कर चुके हैं। कोर्ट में तमाम जजेज, दोनों जो जज हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी बेंच बैठी हुई है, तमाम वकील आ चुके हैं, जल्दी इसकी कार्रवाई शुरू होने वाली है अमलिंदु जी। लेकिन एक बार फिर आना चाहता हूं, तुषार मेहता बनाम, यानी सरकार बनाम जो याचिकाकर्ताओं की टोली है, याचिकाकर्ताओं का जो वकीलों का ग्रुप है, वो कौन किस पर भारी आपको दिखाई दिया? देखिए राजीव, अभी तक तो भारी दिखाई पड़ रहे हैं याचिकाकर्ता ही, लेकिन जो बीच में एक सवाल पूछा है सीजीआई ने कि इसकी संवैधानिकता को लेकर, उस पर भी अभी तक जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से, तो वो सारे संवैधानिकता पे ही राजीव चुनौती दी गई है कानून को। चाहे वो धारा 14 का हवाला दिया गया हो, संविधान के अनुच्छेद 14 का, चाहे 15 का हवाला दिया गया हो, चाहे 2526 का दिया गया हो, 301 का दिया गया हो, 30 का दिया गया हो, ये सारे हवाले देकर ही, मतलब संवैधानिकता पर ही इसको चुनौती दी गई है। सरकार की तरफ से राजीव जी जो भी तर्क हैं वो संवैधानिकता पर चुनौती के मामले पे खामोश हैं। तुषार मेहता के तर्क वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो वक्फ है ये इस्लाम का अंग तो है, लेकिन एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये कह रहे हैं। तो ये भी संवैधानिकता की कसौटी पर राजीव जी नहीं आता है। इस पे तो बहस ये हो सकती है कि इस्लाम का पार्ट है कि नहीं है कि नहीं है, ये तो स्वीकार कर लिया कि इस्लाम का पार्ट है। अब एसेंशियल पार्ट है कि नहीं, ये हो सकता है। राजीव जी, हिंदुओं में अब हनुमान जी की पूजा करना हिस्सा है, लेकिन एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो क्या मुझको हनुमान जी की पूजा करने से रोक देगी सरकार? ये इस तरीके का मामला है कि चूंकि एसेंशियल पार्ट नहीं है, चूंकि हनुमान जी जो या सुंदर कांड का पाठ करना जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो क्या मुझको सरकार रोक देगी सुंदर कांड का पाठ करने से? ये इस तरीके का मसला राजीव जी है। मुझे लगता है कि यही इसी तरीके के तर्क आएंगे अब जब कपिल सिब्बल तर्क करेंगे या जो भी करेंगे, चूंकि एसेंशियल पार्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने कह दिया। हाँ, अगर ये भी मान लिया जाए कि एसेंशियल पार्ट नहीं है, फिर ये भी कहा गया कि साहब दुनिया के कई देशों में जो है वो वक्फ बोर्ड नहीं। अरे दुनिया के कई देशों में तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यहां है।
यहाँ संविधान है, उस संविधान की तरफ चला जाएगा। तो यही जो था, कल भी उन्होंने स्पष्ट किया सीजीआई ने कि हमने संवैधानिकता की बात की थी और आज भी हम कह रहे हैं कि हम इसकी संवैधानिकता पर ही बात करेंगे। तो तुषार मेहता साहब की तरफ से राजीव जी जो भी तर्क दिए गए वो संवैधानिकता पर नहीं, तो यहाँ तक कि जो कलेक्टर वाला जो राजीव जी मामला था उस पर तो ये भी कह बैठे कि अगर मीलॉज इसको चाहे तो आप इसको क्लॉज को हटा सकते हैं। तो इस पर सीजीआई ने कहा भी क्या पूरी धारा हटा दें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, केवल ये हिस्सा आप हटा सकते हैं कलेक्टर वाला। कलेक्टर को लेकर सीजीआई ने सवाल पूछा था और उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, कलेक्टर जो केवल रिकॉर्ड करता है और राजस्व के करता है और वो टाइटल तय नहीं करता है, और जबकि जो कानून है राजीव जी उसमें है कि वो टाइटल भी तय कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। तो अब मुझे लगता है कि जो तुषार मेहता साहब ने जो लंबी बातें रखी हैं उसमें जो संवैधानिकता वाला पार्ट होगा उसको लेकर आज जो याचिका करता है वो उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जी, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और उधर तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन TASMAC, इसी की सुनवाई हो रही थी। कपिल सिब्बल इस केस में है और इसी में BR गवई ने साफ साफ कहा कि ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। ईडी जो है वो लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है और ये भी कहा राजीव जी कि संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। जी, यानी जो संघीय ढांचा है हमारा, जो जिसपे स्टेट बना है, उसका उल्लंघन कर रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, संघीय ढांचे का उल्लंघन भी है। और लेकिन ईडी का मामला और ईडी के ऊपर इतनी तल्ख टिप्पणी जो है वो सीजेआई की क्या आने वाले समय में और भी कई केसेस को वो प्रभावित करेगी ये टिप्पणी, क्योंकि ईडी के बारे में वो कहा जा रहा है कि कई केसेस ऐसे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का एक केस भी है जिसमें ईडी को फटकार लगी, जो शराब घोटाले का केस है, और जहां मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनको उसमें लपेटने की कोशिश हुई थी। तो ये सब कुछ है, लेकिन सवाल यही उठता है अमलेंदु जी की एक तरफ यहां पर वक्फ का जब मामला आता है तो वक्फ के मामले में आखिर क्या होने वाला है, ये बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि अभी तक की जितनी बहस हुई है, जितनी दलीलें पेश की गई हैं, उस हिसाब से तो साफ समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल पलड़ा, मतलब कहीं भी हम लोग भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं दोनों पक्षों से, चाहे सीजेआई ने सवाल पूछे कपिल सिब्बल से तब, या सीजेआई ने सवाल पूछे यहां इनसे तुषार मेहता से, दोनों पक्षों से जितने सवाल पूछे गए हैं, या जस्टिस मसीह ने जो सवाल पूछे हैं, इन सवालों से तो यही लगता है कि पता नहीं किस दिशा में ये केस का रिजल्ट जाएगा। क्या स्टे मिलेगा? या स्टे की बात है। और बार बार आप याद कीजिए कल तुषार मेहता, और इस बीच ही आपको खबर दे दूं कि वक्त पे सुनवाई शुरू हो चुकी है। वक्त पे अब सुनवाई शुरू हो गई है दोस्तों, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। और आज सुनवाई ही नहीं बल्कि फैसला भी आने वाला है, ये भी बताया जा रहा है। तो वक्त पे सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब क्या क्या दलीलें पेश की जा रही है, कौन क्या कहता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो वक्फ कानून 2025 पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये अभी की ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं, और सुनवाई में कौन क्या कह रहा है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। अमलेंदु जी, अब फटाफट हम उधर का रुख करते हैं, कोर्ट नंबर 1 का। और कोर्ट नंबर 1 में इससे पहले तमिलनाडु की बात हो रही थी, ईडी को फटकार लगी, ईडी को लिमिट क्रॉस कर रही है ईडी, ये बताया जा रहा था। लेकिन अब वक्त पे सुनवाई, और कौन कितना लिमिट क्रॉस कर रहा है ये बात सीजेआई कह रहे हैं। हमें केवल इस बात की चिंता है कि 2025 अधिनियम पर रोक लगाई जाए या नहीं, आगे बढ़े। एसटी मेहता ये बोल रहे हैं सीजेआई कि हमको सिर्फ यहां पर 2025 का जो ये एक्ट है वक्त का, उस पर रोक लगाई जाए या ना लगाई जाए, इसकी चिंता हमको करनी है। हम यहां पर रोक के लिए, स्टे के लिए बैठे हैं। क्या मेहता जी, यानी तुषार मेहता जी आगे बढ़े? तुषार मेहता को आगे बढ़ने कह रहे हैं, यानी अब तुषार मेहता अपनी बात यहां रखेंगे। सीजेआई ने अपनी बात रख दी है और कह दिया है सीजेआई ने कि हमको बस इसी की चिंता है कि हमको क्या, और इसमें कह रहे हैं कि 10 मिनट में निष्कर्ष निकाल लेंगे। लॉर्डशिप को 3 दिन तक सुनवाई करनी पड़ी, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि इसमें कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं हमें केवल इस बात की चिंता है, सीजेआई कह रहे हैं हमें केवल इस बात की चिंता है कि 2025 अधिनियम पर रोक लगाई जाए या नहीं। और इसके बाद कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल मेहता कि 10 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाएगा सामने। मिलॉर्ड को 3 दिन तक इसके लिए सुनवाई करनी पड़ी है। 3 दिन तक आपको सुनवाई करनी पड़ी है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसकी जरूरत नहीं थी। तो तुषार मेहता ने अपनी बात यहां पर रखना शुरू कर दिया और कह रहे हैं किसी के लिए भी प्रस्ताव उठाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इस पर बहस की जा सकती है, इसका मतलब यह नहीं
नहीं है कि यह सक्षम विधायिका द्वारा पारित कानून की वैधता पर रोक लगाने के लायक है। यानी यहां साफ साफ तुषार मेहता कह रहे हैं अमलेंदु जी कि इस कानून पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां बिल्कुल वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे 10 मिनट की बात कह रहे हैं, तो शायद ये 10 मिनट में ही वो बात रखना चाहते हैं कि हां इस कानून पर कोई रोक लगाने की जरूरत नहीं है, स्टे की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं तुषार मेहता। लेकिन तुषार मेहता की बातों में कितना दम है, ये इसके बाद जब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी या राजीव धवन या महमूदी या सीयू सिंह ये जब खड़े होंगे या क्रॉस करेंगे तब समझ में आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर सवाल पूछे गए सीजेआई की तरफ से, लेकिन जवाब जो है वो तुषार मेहता भी दे रहे हैं। तुषार मेहता के बाद इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, स्पष्ट है, जिसका स्पष्ट अर्थ है, साफ प्रतीत होता है कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, यह तुषार मेहता ने कहा है। और मैंने नोट तैयार किया है, इसमें केवल कानून है, इसमें पहले बहस किए गए 3 मुद्दों पर कोई तथ्य कह रहे हैं कि जो 3 मुद्दे हैं जिसके बेस पे आप स्टे देना चाहते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है, और इसको हम मैंने नोट तैयार किए हैं, अब नोट देंगे वो, उसमें भी सेक्शन 3E का जिक्र भी है। अमलेंदु जी क्या कुछ चल रहा है और बताइए। हाँ राजीव जी, अब उन्होंने तुषार मेहता साहब ने जो है वो तुषार मेहता साहब ने कहा कि जो अनुसूचित जनजातियां का जो मामला है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो जो धारा 3E है जनजातियों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियां संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग हैं, और मैंने जिन निर्णयों का उल्लेख किया उनका सार यह है कि ये संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग हैं और अदालतों ने इसे बरकरार रखा। ये था उनका कहना था। इस पर सीजीआई ने पूछा कि अधिनियम को अनुसूची 6 जो है, मतलब जो शेड्यूल 6 है राजीव जी, उसका उन्होंने कहा कि इसका क्या कारण है कि इसको लागू नहीं करने का। उदाहरण के लिए अगर सामाजिक पिछड़ेपन का फायदा उठाकर जमीनें हड़पी गई हो, तो ये सीजीआई ने क्रॉस क्वेश्चन किया है तुषार मेहता साहब से। जी, ये 3E का जिक्र आ रहा है, और 3E का जिक्र इसलिए क्योंकि आप याद कीजिए कि कल 3D और 3E की बात हुई थी, और जिसमें कपिल सिब्बल ने कहा था कि इन दोनों चीजों को वहां बांटा ही नहीं गया, पहले से बताया ही नहीं गया था कि यह कानून भी है, इसीलिए यहां पर इस कानून का जिक्र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 3E में क्या है, और इसमें जो एसटी के लिए जो जमीनें हैं उन जमीनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए, इसका जिक्र है। इसलिए यहां पर अब तुषार मेहता अपनी बात कर रहे हैं, और उसमें जनजातियों मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब की बात है। शेड्यूल्ड ट्राइब के संरक्षण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियां संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग हैं। मैंने जिन निर्णयों का उल्लेख किया है उनका पूरा का पूरा मतलब यह है कि यह संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग है, और अदालतों ने इसे बरकरार रखा है। यह कह रहे हैं कि अदालतों ने इसे इस 3E का जिक्र करते हुए, सेक्शन 3E का जिक्र करते हुए साफ साफ कि जो संरक्षित क्षेत्र है उसका संरक्षण होगा, अदालतों ने इसको संरक्षित रखा है। और इसलिए यहां यह मत सोचिए कि वक्फ के नाम पर इन क्षेत्रों को भी हम इसका भी अधिग्रहण कर लेंगे, सरकार इसको कब्जे में ले लेगी, ऐसा नहीं है। यह 3E के हिसाब से यहां पर धारा 3E के हिसाब से बताने की कोशिश हो रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से। तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं। तुषार मेहता यहां पर आगे भी बात रखते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? जी, क्या तुषार मेहता कह रहे हैं कि वक्फ जो है वो अल्लाह के लिए और ये हमेशा के लिए है। अंतरिम आदेश के उद्देश्य से यदि यह असंवैधानिक पाया जाता है तो इसे रद्द किया जा सकता है, यह अब तर्क है उनका। लेकिन अगर वक्फ है तो यह अपरिवर्तनीय स्थिति होगी, मतलब यह कि अगर अपरिवर्तनीय है तो ये असंवैधानिक पाया जाता है तो इसे रद्द किया जाता है। लेकिन अगर वक्फ है तो ये अपरिवर्तनीय स्थिति होगी। जेपीसी का कहना है कि आदिवासी इस्लाम का पालन कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है। इस पर जस्टिस मसीह ने कहा कि यह सही नहीं लगता। इस्लाम है, धर्म एक ही है। आपने पेश किया, किसी ने गलत बयानी करके जमीन ले ली और वह शून्य हो गई तो वह अपने आप खत्म हो जाएगी। ये जस्टिस मसीह ने सवाल किया है तुषार मेहता साहब से। जी, तो तुषार मेहता कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, क्या यह रोक लगाने का आधार होगा जब मैंने सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, मैंने सांख्यिकी दाखिल कर सकता था। यह बात कह रहे तुषार मेहता कि आई एम सेइंग वुड दैट बी अ ग्राउंड टू स्टे व्हेन आई हैव नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। यह बात जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मुझे एक अवसर ही ना मिले कि मुझे भी सुना जाए, अगर यह नहीं होगा तो क्या इस पर स्टे लगाने का कोई ग्राउंड बनता है?
स्टे लगाने का ग्राउंड तो तब बनता है ना जबकि आप मेरी भी सुनवाई कीजिए, मेरी बातों को भी सुनिए, उसके बाद आप दोनों पक्षों को रखकर सामने आप आगे बढ़ें और अपने फैसले पे, अपने निर्णय पे आए। यहां पर यह बात तुषार मेहता कह रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर जस्टिस मसीह ने पूछ डाला है, वो जो आप अभी कह रहे थे कि अगर आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर तुषार मेहता ने साफ साफ कहा है कि वक्फ अल्लाह के लिए है, यह हमेशा के लिए है। वक्फ यानी जो आपने दान की हुई, अल्लाह के लिए दान किया, वो हमेशा के लिए है। अंतरिम आदेश के उद्देश्य से अगर असंवैधानिक पाया जाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन अगर वक्फ है तो यह एक अपरिवर्तनीय स्थिति होगी। जेपीसी का कहना है कि आदिवासी इस्लाम का पालन कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग पहचान है। जेपीसी ने कहा है कि आदिवासी जो हैं वो इस्लाम का पालन कर सकते हैं, यानी इस्लाम का धर्म अपना के जो 5 साल आपको बताना पड़ेगा कि हम 5 साल तक हमने प्रैक्टिशनर इस्लाम हम हैं, मुस्लिम हम हैं, तब और यह काम आदिवासी भी कर सकते हैं, यह जेपीसी ने कहा है। इसी पर सवाल पूछा है जस्टिस मसीह ने। उन्होंने कहा है कि ये आप सही नहीं कह रहे हैं, ये सही नहीं लगता। इस्लाम इस्लाम है, वो धर्म वही है। आपने पेश किया है, किसी ने गलत बयानी करके जमीन ले ली और ये 0 है, ये अपने आप में खत्म हो जाएगा। ये बात यहां पर कि आप किसी आदिवासी की जमीन इस ढंग से छीन लेंगे, ये सही नहीं है। ये बात यहां पर कही जा रही है जस्टिस मसीह की तरफ से, और यहां पर अब डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं तुषार मेहता, और वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह ये स्टे ना मिले और इसके लिए जो करना हो हम करें, जिस भी ढंग की दलीलें देनी पड़े हम दलील दें। ये बात कही जा रही है और क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे हैं दोनों जजों की तरफ से। आगे क्या चल रहा है अमलेंदु जी? हाँ जी राजीव जी, आप जो उन्होंने कहा तुषार मेहता ने कि क्या साहब बिना मुझको सुने हुए इस पर स्टे दिया जा सकता है, ये जो उनका कहना था, तो कल से तो आप ही कह रहे हैं ना 4 घंटे, कल आपने बोल दिया, आज भी आपकी शुरुआत हो रही है, तो सुना तो आपको ही जा रहा है। स्टे अगर होता है या कानून निरस्त किया जाता है तो आपको सुनने के बाद ही किया जा रहा है, और आपने जो कहा है उस पर बहस भी होगी। और जस्टिस मसीह ने आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि राजीव जी ये सवाल आया था अनुसूचित जो है धारा 6 के तहत जो पेशा कहलाता है राजीव जी, उसके तहत जो संरक्षित क्षेत्र है वहां पे वक्फ लागू नहीं होगा, ये नया अधिनियम में है। इसको लेकर तो इसी पर जो था वो कहा गया था कि साहब ये इस तरीके से इसको करते हैं, कपिल सिब्बल ने बात कही थी, और ये महत्वपूर्ण तर्क था संवैधानिकता पर कसौटी वाला, उसको यहां एक तरीके से खारिज करते हुए नजर आए तुषार मेहता साहब। और जब तुषार मेहता साहब ने अपनी दलील रखी, उस पर जस्टिस मसीह ने इस पर क्रॉस क्वेश्चन कर लिया और कहा कि आप जो कर रहे हैं ये बात गलत है, इस्लाम इस्लाम है और धर्म हमेशा धर्म रहेगा, ये एक तरीके से। और यहां जो महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, वो ये खुद स्वीकार कर ली है एसजी तुषार मेहता ने, मतलब सरकार ने, कि वक्फ अगर एक बार हो गया तो हमेशा वक्फ रहेगा जी। और यही बात जो है कही जा रही है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि एक बार वक्फ हो गया तो वो वक्फ ही रहेगा, उसका चरित्र नहीं बदला जा सकता। मुझे लगता है कि विपक्ष के जो याचिकाकर्ता हैं उनको कहना चाहिए कि इनका ऑन रिकॉर्ड लिया जाए कि वक्फ हमेशा वक्फ रहेगा जी, वक्फ हमेशा वक्फ रहेगा अगर ये कह रहे हैं, और दे कैन ऑलवेज क्रिएट अ ट्रस्ट। लेकिन यहां पर ये भी कह रहे हैं कि जो 3E है, 3E सेक्शन 3E के तहत 3E को दिखाते हैं और कह रहे हैं कि ये कभी भी, और शेड्यूल 5 की बात हो रही है, शेड्यूल 6 की बात हो रही है, 6 शेड्यूल 5 शेड्यूल की बात हो रही है, और उस हिसाब से 3E में जो है नियम जो बनाया गया है उसमें यह कहा गया है कि ये कभी भी वक्फ को ट्रस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी वक्फ के बोर्ड को भंग करके इसको ट्रस्ट की तरफ ले जा सकते हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था अमलेंदु जी कि मुंबई पब्लिक ट्रस्ट जो है उसको बार बार लाने की कोशिश जो कल हो रही थी, वही यहां पर फिर से ट्रस्ट की ओर ले जाने की बात हो रही है। तो एक तरफ आप वक्फ ऑलवेज वक्फ कह रहे हैं, दूसरी तरफ दे कैन क्रिएट एनी टाइम अ ट्रस्ट, ये भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर थोड़ा सा वो जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात यहां यह भी कह रहे हैं तुषार मेहता कि मेरी अगर सुनवाई ही नहीं हो, मेरी तरफ से मेरी बात पूरी ना हो और आप स्टे दे दे, ये भी अच्छा नहीं है। ये कहां तक उचित है, ये सारी बातें यहां आ रही हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पहलू पर अभी थोड़ा सा वक्त दिया गया है, पहले तुषार मेहता को, उसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से भी बात की जाएगी और वो भी रखा जाएगा। इसी बीच यहां पर पी रमा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश का रेफरेंस भी आया है और कह रहे हैं कि अंतिम सुनवाई के बाद यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 के तहत नहीं हो सकता है, माय लॉर्ड इसे खारिज कर सकते हैं। और उनके ये साफ साफ पी रमा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश, ये कल भी इसकी बात आई थी और उसमें भी आर्टिकल 14
मौलिक अधिकारों की जो बात आती है, तो आर्टिकल 14 का जिक्र कल भी आया था और कहा था, पहले कपिल सिब्बल ने परसों जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 14 का यहां पर उल्लंघन है और इसीलिए उनकी बातों को यहां खारिज करने के लिए, काटने के लिए, कपिल सिब्बल यानी याचिकाकर्ताओं की बातों को काटने के लिए यहां तुषार मेहता कह रहे हैं कि ये आप देख लीजिए, पी रामारेड्डी और बनाम आंध्र प्रदेश का जो रेफरेंस है उसको देते हुए कह रहे हैं। तो ये सारी बातें यहां पर आ रही हैं, बहुत ही एक गर्मा गर्म कहें तो दलील और बहस चल रही है, लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ जो है अभी तुषार मेहता बता रहे हैं अमलेंदु जी, और तुषार मेहता रेफर कर रहे हैं पी रामारेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश को यहां पे, और वहां पे साफ साफ कह रहे हैं आर्टिकल 14 का जिक्र आ रहा है। आर्टिकल 14 का जिक्र करते हुए कि ये जो केस था वो केस क्या था, उसका रेफरेंस क्या था, उसमें रिजल्ट क्या आया, यानी फैसले क्या दिए गए, ये बात आ रही है अमलेंदु जी। हाँ राजीव, ये जो मामला था ये 1988 का मामला था और ये था कि जो इस आंध्र प्रदेश के जो अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित किसी भी अचल संपत्ति को गैर आदिवासी द्वारा किसी अन्य गैर आदिवासी पक्ष में हस्तांतरित करने पर यह रोक लगाता है। लेकिन एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, ये स्क्रीन पे भी हमारे साथी देख सकते हैं, जरा इसको ले आइए, पी रामारेड्डी वाला जो अभी इससे थोड़ा पहले जो हम लोग दिखा रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट जहां पे तुषार मेहता साफ साफ कह रहे हैं कि पी रामारेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश का रेफरेंस देते हुए कि अंतिम सुनवाई के बाद यह अनुच्छेद 34 के तहत नहीं हो सकता है, माय लॉर्ड्स, इससे माफी चाहूंगा 14 यानी 14 के तहत नहीं हो सकता है, माय लॉर्ड इसे खारिज कर सकते हैं और उनके लिए वक्फ बनाने का रास्ता खुला रहेगा। ये क्या ये इतना गंभीर है कि इस पर आज रोक लगाने की जरूरत है? ये अंतिम लाइन है कि क्या ये इतना गंभीर है कि इस पर आज रोक लगाने की जरूरत है? ये बात जो यहां कही जा रही है कि आज इस पर रोक लगाने, क्योंकि इनको तुषार मेहता को लग रहा है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस केस पर, इस मामले पर यानी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये लग रहा है, इसीलिए वो इन तमाम बातों को यहां पे ला रहे हैं और कह रहे हैं बार बार कि क्या इतना गंभीर मामला है कि इस पर आज ही रोक लगाई जाए, इसलिए यहां पूछा जा रहा है। लेकिन आप बता रहे थे कि पी रामारेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश 1988 का मामला है, 1988 का मामला है, और वो मामला क्या था जरा बता दीजिए। हाँ जी, मामला ये था कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी अचल संपत्ति को गैर आदिवासी द्वारा किसी अन्य गैर आदिवासी के पक्ष में हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है, और संवैधानिकता की कसौटी पर परीक्षण करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा इसको खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ जो थी अपील की गई थी, ये मामला ये था। तो ये इससे संबंधित नहीं लगता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इससे संबंधित मामला है। मतलब जो धारा अनुसूची जो 6 है उसके तहत जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें संपत्ति का किस तरीके से होता है, ये इसको कह रहे हैं। लेकिन जो वहाँ यहाँ बात आई है राजीव जी, वहाँ यही आ रही है कि इससे पहले वक्फ जो था वहाँ किया जा सकता था उन अनुसूचित क्षेत्रों में भी। तो इसी पे वो कह रहे हैं जस्टिस मसीह कि आप गलत कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पिछड़ेपन के आधार पर जमीन पे कब्जा कर लेता है तो उसकी हो जाएगी। ये इस तरीके से एक तरीके से कहा जाए क्वेश्चन किया गया है तुषार मेहता साहब से। जी बिल्कुल बिल्कुल, तुषार मेहता आगे कह रहे हैं कि मैं आदिवासियों की जमीन खरीदने में असमर्थ हूं क्योंकि राज्य कानून इस पर प्रतिबंध लगाता है। वो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं। मैं असमर्थ हूं और राज्य कानून इस पर प्रतिबंध लगाता है। अगर मैं वक्फ बनाता हूं और मुतवल्ली अपनी मर्जी से काम करता है तो इसे मेरे मालिक हमेशा इसे रद्द कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि अगर प्रावधान इतना क्रूर है कि इसे रोका जाना चाहिए। बोले हमने इसमें प्रोविजन जो दिया है उसको बिल्कुल बहुत ही गंभीर यहां पर रख दिया है, बहुत कड़ा रूल हमने बना दिया है और इसीलिए इस पर रोका जा सकता है। यानी यहां आदिवासियों की जमीन जो है वो छीनी नहीं जा सकती, आदिवासियों की जमीन को लिया नहीं जा सकता। ये यहां पर बता रहे हैं तुषार मेहता, क्योंकि 3E जो है, 3E का बार बार यहां जिक्र आ रहा है और इसीलिए 3E क्या है और उसके जरिए शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 जो है उसका कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर तुषार मेहता। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, तुषार मेहता बताने की कर रहे हैं और मतलब उनका कहना ये चाहते हैं कि मैं आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकता। हालांकि राजीव जी आदिवासियों की जमीनें जो है वो कॉर्पोरेट को दी जा सकती हैं, वो दी जा रही हैं, गढ़चिरौली में दी जा रही है, बस्तर में दी जा रही है और चल रहे हैं उन पर बुलडोजर
पेड़ काटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मतलब उनका कहना जो है एसजी मेहता का कि मैं आदिवासियों की जमीनें खरीदने में असमर्थ हूं क्योंकि राज्य कानून इस पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन अगर मैं वक्फ बनाता हूं और मुतवल्ली अपनी मर्जी से काम करता है तो मेरे मालिक हमेशा इसे रद्द कर सकते हैं। लेकिन राजीव जी, यहाँ सवाल ये कि आदिवासियों की जमीन जो है वो अलग है और इस्लाम किसी मुस्लिम की जमीन अलग है, तो यहाँ ये क्यों घालमेल करना चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये, और कह रहे हैं कि कृपया ध्यान रखें कि अगर ये प्रावधान अब यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन लेके आ गए हैं 104, सेक्शन 104 देखें। यहां पर तुषार मेहता कह रहे हैं कि कृपया धारा 104 देखें जिसे अब 2025 के एक्ट में से हटा दिया गया है। 104 जो है इसका रेफरेंस दे रहे हैं 2013 के वक्फ कानून से। 2013 के वक्फ कानून में 104 जो है वो है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बनाने की अनुमति दी गई थी उस समय। 104 1923 में यह कहा गया था कि इसका इस्तेमाल लेनदारों को धोखा देने के लिए किया गया था। 104 के आधार पर मैं वक्फ बनाऊंगा और वरिष्ठ व्यक्ति को मुझसे वसूली करने के लिए एक डिक्री निष्पादित करनी पड़ेगी, अब वो नहीं कर सकता। इन्होंने 104 को हटा दिया है, ये कह रहे हैं, जो 2013 में था। 1923 से लगातार बना हुआ था, 2013 में इसको और आगे बढ़ाया गया था, लेकिन अब एक्ट 2025 में इसको हटा दिया गया है, ये बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि आई वुड क्रिएट वक्फ and by senior who had to execute a decree to recover from me, now he cannot। पहले वो डिक्री बना सकता था, रिक्रिएट कर सकता था, रिकवर कर सकता था और एग्जीक्यूट कर सकता था, कह सकते हैं, और लेकिन अब वो नहीं कर सकता क्योंकि हमने उस नियम को हटा दिया है। यानी गैर मुस्लिमों को वक्फ बनाने की अब अनुमति नहीं है। गैर मुस्लिमों को वक्फ बनाने की अब अनुमति नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि एक्ट 2025 में ये बताया, ये है जो कि पहले था, यानी 2013 में था और 1923 से ये प्रथा चली आ रही थी, ये बता रहे हैं यहां पे तुषार मेहता। तुषार मेहता अपनी दलील और इसको स्टे क्यों नहीं देना चाहिए, इस पे बात लगातार रख रहे हैं। एक्ट 2025, एक्ट 2013 और 1923, 1923, इन सब का जिक्र यहां करते हुए तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं। तुषार मेहता और भी यहां पे कुछ सवाल और कुछ चीजें लेके आ रहे हैं अमलेंदु जी, और उसमें क्या कुछ है जरा बताइए। हाँ राजीव जी, एक तो ये कि अब जो आगे तुषार मेहता कहना है कि ये गैर मुस्लिम को वक्फ दान करने से वंचित नहीं करता है। यही कहा है कि 5 साल आपको ये दिखाना होगा कि आप मुस्लिम हैं और आप धोखाधड़ी करने के लिए वक्फ के इस उपकरण का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये 102 साल पहले स्वीकार किया गया था और खतरा अभी भी जारी है, उनका कहना है। और जेपीसी ने कहा कि अगर आपको वक्फ में विश्वास है तो दान करें। धारा 71 देखें, नकद या वस्तु के रूप में दान, मैं एक हिंदू हूं, मैं वक्फ को दान करता हूं, यह उन्होंने अपना तर्क जो है दिया है। लेकिन राजीव जी, यहाँ सवाल ये कि अगर मतलब कोई गैर मुस्लिम जो अगर वक्फ करता है तो ठीक है, लेकिन इस पे एक सवाल जो मेरे दिमाग में उपजा राजीव जी, कि अब जैसे बताया था कि औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों को जमीनें दान दी, हुमायूं ने दान दी, अकबर ने दान दी, उन जमीनों की क्या स्थिति होगी? अब फिर बहस उठेगी, तो बहुत क्षेत्रों में बहस उठेगी फिर। बिल्कुल, उनका क्या स्टेटस होगा? वो वक्फ समझी जाएंगी, क्या समझी जाएंगी, कैसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ ये जो है गैर मुस्लिम वक्फ में, यानी कि वो कोई कुछ भी दान नहीं कर सकते और दान करने के लिए भी उनको मुस्लिम होना होगा, ये बताया जा रहा है। 5 साल आपको ये दिखाना होगा कि आप मुस्लिम हैं, यानी ये गैर मुस्लिम को वक्फ को दान देने से वंचित नहीं करता है। और वो तब जबकि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप 5 साल, कम से कम 5 साल आप मुस्लिम हैं पिछले 5 साल में, और वक्फ के इस तरीके का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए नहीं करते। ये 102 साल पुराना है, यानी साफ साफ जो रूल नंबर 104 को डिलीट किया गया है कि गैर जो 1923 का, जो 1923 से लेकर 2013 तक चलता रहा। 2013 में भी इसको आगे बढ़ाया गया, जो नया कानून था 2013 का संशोधित कानून, उसमें भी आगे बढ़ाया गया। उस कानून को इन्होंने डिलीट कर दिया है, और ये बता रहे हैं कि उसको डिलीट इसलिए किया है क्योंकि अगर यहां पर यानी वक्फ के लिए अगर आपको दान करना है, कुछ और करना है, तो गैर मुस्लिम नहीं कर सकता।
और अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम प्रैक्टिशनर मुस्लिम आपको 5 साल का होना चाहिए। ये बात यहां पर जो पहले कही गई है वही बात यहां रिपीट कर रहे हैं। और यहां पर जेपीसी ने इस पर क्या रिकमेंडेशन दिया है वो बात भी कही गई है। जेपीसी का कहना है कि अगर आपको वक्फ पर भरोसा है तो दान करें। धारा 71 का यहां जिक्र आ रहा है। धारा 71 में कहा गया है कि नकद या किसी भी वस्तु के रूप में दान आप कर सकते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं वक्फ को दान कर सकता हूं। यहां पर जेपीसी ने इसको रिकमेंड किया है। तो एक तरफ कहा जा रहा है 104 को हमने डिलीट किया है, दूसरी तरफ 71 को बताया जा रहा है, धारा 71 को बताया जा रहा है। जेपीसी की रिकमेंडेशन है ये बात यहां पे रख रहे हैं तुषार मेहता, और थोड़ा सा उलझते हुए इन बातों को उलझाते हुए वो नजर आते हैं। यहां पे हम नंदू जी साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उलझाते नजर आते हैं। लेकिन राजीव जी, अब जस्टिस मसीह और सीजेआई दोनों ने जो प्रतिप्रश्न जो है कर लिए हैं। जस्टिस मसीह ने कहा कि भाई ये जो आपने बताया एक तरीके से कि साहब इसमें कहा गया कि कोई भी अचल संपत्ति दान नहीं की जा सकती है, तो ये आपको कैसे कवर करता है? तो सीजीआई ने पूछा कि क्या इसे 2013 में लाया गया था और 2025 में हटा दिया गया? तो इस पर एसजी मेहता ने कहा कि 1923 से लेके और 2013 तक था कि कोई भी मुस्लिम वक्फ बना सकता है। 2013 में कोई भी मुस्लिम शब्द हटा दिया गया और कोई भी व्यक्ति डाल दिया गया। जस्टिस मसीह ने कहा लेकिन यह इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति तक ही सीमित था। एसजी मेहता ने कहा कि अगर मैं हिंदू और वाकई वक्फ बनाना चाहता हूं तो मैं ट्रस्ट बना सकता हूं, मैं दान के उद्देश्य से मस्जिद बना सकता हूं। ये इनका कहना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर साफ साफ ये कहा गया है, जस्टिस मसीह और सीजेआई गवई दोनों यहां सवाल कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं कि कोई भी कि आप जो कह रहे हैं, और इसमें कहा गया है कि कोई भी अचल संपत्ति जो है वो दान नहीं की जा सकती है। कोई भी अचल संपत्ति दान नहीं की जा सकती है। ये आपको कैसे कवर करता है? सवाल ये कि मेरी ये बिल्डिंग है और मैं इसको वक्फ को दान करना चाहता हूं, लेकिन मैं हिंदू हूं तो मैं दान नहीं कर सकता। ये साफ साफ सवाल है, ये कैसे कवर करता है? और दूसरी बात, इसी सवाल पे दूसरी तरफ सीजेआई सवाल करते हैं तुषार मेहता से, सरकार से, कि क्या इसे 2013 में लाया गया था? आप कह रहे हैं कि 2013 में लाया गया कि गैर मुस्लिम जो है वो भी कर सकता है, तो 2025 में हटा दिया गया है। इस पर एसजी मेहता, इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि 1923 से 2013 तक कोई भी मुस्लिम वक्फ बना सकता है। यह लिखा हुआ था कि कोई भी मुस्लिम वक्फ बना सकता है, लेकिन 2013 में कोई भी शब्द को हटा, कोई भी मुस्लिम शब्द को हटा के कोई भी व्यक्ति कर दिया गया, कोई भी व्यक्ति कर दिया गया था यह कानून में 2013 में। अब इसके बाद जस्टिस मसीह कह रहे हैं कि लेकिन यह इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति तक ही सीमित था। एसजी मेहता कह रहे हैं अगर मैं हिंदू हूं और वाकई वक्फ बनाना चाहता हूं तो मैं ट्रस्ट बना सकता हूं, मैं दान के उद्देश्य से मस्जिद बना सकता हूं, लेकिन वक्फ नहीं बना सकता। इनका कहने का मतलब यही है कि मैं चैरिटी पर्पस से मस्जिद बना सकता हूं, मैं चैरिटी पर्पस से ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट के जरिए इसको बना सकता हूं, वक्फ नहीं बना। वक्फ बनाना है मुझे तो ट्रस्ट बनाना होगा, मतलब वक्फ नहीं बना सकते। ये साफ साफ यहां पे ये कहा जा रहा है अमरिंदु जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये बताया जा रहा है। और इसके बाद फिर जो एसजी मेहता ने कहा कि 1995 का अधिनियम लाया गया, सैयद अहमद समिति सिब्बल ने कहा कि 2010 में जस्टिस सिंघवी ने फैसला सुनाया था कि गैर मुस्लिम वक्फ सुना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि अगर हिंदू मस्जिद बनाना चाहते हैं तो वक्फ क्यों बनाए जब आप सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं। अब देखिए राजीव, यहां लाया जा रहा है कि अगर हिंदू कोई मस्जिद बनाना चाहता है तो वक्फ क्यों बनाए, आप ट्रस्ट के जरिए बना लीजिए। यानी हर तरीके से राजीव, कुल मिलाकर यहां पर मामला यही है कि वक्फ को खत्म कीजिए, वक्फ खत्म कीजिए और ट्रस्ट पे आ जाइए। ये कल से, जब से, और बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात रख रहा हूं दोस्तों, आप लोग भी सुन रहे होंगे, जब से तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल साहब दलील दे रहे हैं, उनकी दलीलों में घुमा फिरा कर यह आ रहा है कि वक्फ की जगह पे आप ट्रस्ट बना लीजिए। वो वक्फ को किनारे लगाना चाहते हैं, ये दिख रहा है इनडायरेक्ट रूप से। यहां हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं और यहां भी वही कह रहे हैं, अगर हिंदू मस्जिद बनाना चाहता है तो वक्फ क्यों बनाए? जब आप सार्वजनिक धर्मार्थ के उद्देश्यों से आप काम करना चाहते हैं तो ट्रस्ट बना सकते हैं, वक्फ क्यों बना रहे हैं आप? यहां पे, क्योंकि यहां कपिल सिब्बल ने कहा कि 2010 में जस्टिस सिंघवी ने फैसला सुनाया था कि गैर मुस्लिम वक्फ बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर हुआ ये कि 2013 में गैर मुस्लिम को जोड़ा गया है, ये कह रहे हैं तुषार मेहता। इसीलिए यहां पर कपिल सिब्बल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 2010 में तो जस्टिस
सिंघवी ने यह फैसला सुनाया था, उसके आधार पर इसको लाया गया और उसी आधार पर इसको हम लोगों ने 2013 में लाया। 2013 में जब यूपीए की सरकार थी और कानून मंत्री थे सिब्बल साहब, तब इसको लाया गया। और इसीलिए कह रहे हैं कि चूंकि ये फैसला ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कहा गया कि गैर मुस्लिम वक्फ बना सकते हैं, और इसको 2013 में हम लाए थे, जिसको आप अब हटा रहे हैं। और इसी पर इन्होंने दलील दी है तुषार मेहता ने कि जब आप कोई हिंदू अगर मस्जिद बनाना चाहता है, धर्मार्थ कार्य करना चाहता है, तो वक्फ क्यों बनाएगा? ट्रस्ट बना ले, वक्फ से किनारे, वक्फ को किनारे कीजिए। ये यहां दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं ये तुषार मेहता। हाँ, ये तुषार मेहता ने आगे कहा कि जो 1976 की जो समिति, जिसका कल भी उन्होंने जिक्र किया था कि 1976 में समिति बनी थी, कि उसने कहा था कि पंजीकरण ना कराने से बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन एक संशोधन आया और संसद ने 1984 में कानून पारित किया, लेकिन इसे अधिसूचित नहीं किया गया। ये धारा 87 के रूप में आया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ पंजीकृत हो। उन्होंने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया और इसे 2013 में हटा दिया गया। यानी जो 1984 में जो आया कानून और उसमें इसको धारा 87 इसको अधिसूचित नहीं किया गया और 2013 में जो था इसको हटा दिया गया। ये तर्क है एसजी तुषार मेहता साहब का। ये पहले भी, ये कल भी बोल रहे थे, ये बात कल भी रजिस्ट्रेशन का मामला है, और उसमें कहा गया कि 1976 की समिति ने कहा कि पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन न कराने से बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। एक संशोधन आया और संसद में 1984 में कानून पारित किया गया, लेकिन इसे अधिसूचित नहीं किया गया, नोटिफाई नहीं हुआ ये, और ये धारा 87 के रूप में आया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ पंजीकृत हो। 1984 में यह आया कि वक्फ पंजीकृत हो और कंपलसरी पंजीकृत हो, यानी रजिस्ट्री हो वक्फ की। बहुत कठोर शब्दों में इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन 2013 में इसे हटा दिया गया। यानी पंजीकरण जो है वो कंपलसरी नहीं है। वक्फ बाय यूजर का जो मामला आता है, जहां पंजीकरण जो है वो कंपलसरी नहीं है। अगर यूजर यूज हो रहा है वक्फ के चरित्र के रूप में, कैरेक्टर जो है उसका वक्फ है, तो फिर वो रजिस्टर है या नहीं, रजिस्ट्री है या नहीं है, ये माने नहीं है। पहले जो बातें होती थी उसी को यहां दलील के रूप में, कल भी ये बात इन्होंने रखी थी तुषार मेहता ने, आज फिर से रखी है तुषार मेहता ने। तुषार मेहता बार बार चाह रहे हैं कि इस पर स्टे न लगे, और बार बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट को लेकर आते हैं, उसी बार आ जाते हैं और बता रहे हैं कि 1995 में भी आया था, 2013 में इसको हटा दिया गया। और इस तरह का प्रावधान कि गैर पंजीकृत लोग मुकदमा नहीं कर पाएंगे, कोई नई बात नहीं है। ये मतलब जो जिनको जो गैर पंजीकृत है, जो रजिस्ट्रियां मतलब जो संपत्तियां वक्फ की रजिस्ट्री नहीं है, वो मुकदमा नहीं कर सकती है, कोई नई बात नहीं है। ये बताएं बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट में भी ऐसा है। तो और राजीव सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि ट्रस्ट अलग है और वक्फ अलग है। 2022 का हमने कल भी जिक्र किया था कि 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि पब्लिक वक्फ चरित्र अलग है, वक्फ का चरित्र अलग है, पब्लिक और ट्रस्ट अलग है। यहां तक कि अगर मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा भी कोई ट्रस्ट बनाया गया है तो भी वो वक्फ नहीं है। वक्फ का चरित्र अलग है और पब्लिक ट्रस्ट का जो है वो अलग चरित्र है, तो दोनों अलग अलग है। हर ट्रस्ट जो है वो वक्फ नहीं हो सकता, वक्फ अलग है। यह सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं तुषार मेहता कि 1995 में यह कानून आया, 2013 में इसे हटा दिया गया, जो रजिस्ट्री की बात थी, और इस तरह का प्रावधान है कि गैर पंजीकृत लोग मुकदमा नहीं कर पाएंगे। इस कानून में यह प्रावधान है कि गैर पंजीकृत लोग जो हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं है, अगर उनके वक्फ को, उनके बोर्ड को भंग कर दिया जाता है, सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है, तो वो मुकदमा नहीं कर पाएंगे। और मुकदमा अगर नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए क्योंकि उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है पहले से। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा नियम क्यों? तो उस नियम, वो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 31 का यहां पर हवाला देते हैं और उसका जिक्र करते हुए यहां कह रहे हैं कि चूंकि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट धारा 31 में भी ऐसा ही है, इसीलिए हम यहां पे कह रहे हैं कि ये जो 2025 का जो वक्फ संशोधन कानून है उसमें ये नियम हम लोग लेके आए हैं। ये बात यहां पे हो रही है। अमलेंदु जी जी हाँ, बिल्कुल कह रहे हो। फिर कह रहे बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट एक्ट है उसमें सब जगह ये प्रोविजन है, और इससे पहले जो था ये लिमिटेशन एक्ट जो था ये लागू नहीं था ट्रस्ट के खिलाफ। लेकिन अब हमने कहा है कि ये अप्लाई होगा, यानी ये अब इस पर वक्त पर भी अप्लाई होगा। और ये एक फाइल, एक सूट जो फाइल, मान लीजिए कि अगर मुझे एक मुकदमा दायर करना है तो मुझे जाना होगा, मान लीजिए मैं एक अधिकारी हूं तो आना होगा,
होगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर लिमिटेशन एक्ट पूरे देश में लागू होता तो क्या यह रोक का आधार होगा? तो अब राजीव जी वो मतलब जैसे पहले भी आ चुका और यहाँ कहा भी याचिकाकर्ताओं ने कि वक्फ अलग है और ट्रस्ट अलग है, लेकिन तुषार मेहता साहब की दलील सारी ये है कि वक्फ को आप ट्रस्ट ही मानिए और उसी के अनुसार उसको जो है वो आप डील कीजिए उसी तरीके से। और जबकि ये खुद स्वीकार कर चुके हैं कि अगर एक बार कोई चीज वक्फ हो गई तो वो हमेशा वक्फ रहेगी। अभी जो है इन्होंने आज की दलील में ही तुषार मेहता साहब ने ये एक्सेप्ट किया है कि अगर एक बार चीज वक्फ हो जाएगी तो वक्फ रहेगी, तो इसलिए वक्फ करना बहुत उसको रोका जाए, इसलिए अधिसूचित क्षेत्रों के लिए जो बात कही थी। यानी कुल मिला के राजीव जी ये कि वक्फ खत्म किया जाए और ट्रस्ट के रूप में इसको किया जाए, ताकि जब चाहे तब सरकार को आसानी रहे ट्रस्ट की संपत्तियां अर्जित करने में। ये एक तरीके से शायद मंशा है राजीव जी। और अगर ऐसी मंशा है, अगर यही पूरी बहस इसी पे अगर केंद्रित हो रही है कि वक्फ को आप ट्रस्ट मान लीजिए, तो फिर राजीव जी कपिल सिब्बल ने जो कल कहा था कि इनकी मंशा जो है वो कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा करने की है, इसका मतलब उसको पुष्ट करते हुए नजर आते हैं शायद यहाँ पर ऐसी तुषार मेहता साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हर ट्रस्ट एक्ट में ऐसा प्रावधान है, तुषार मेहता कह रहे हैं इन एवरी ट्रस्ट एक्ट देयर इज सच प्रोविजन। और वो जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की बात कर रहे थे, पहले लिमिटेशन एक्ट ना हो, न तो ट्रस्ट के लिए और न ही उसके खिलाफ लागू होता था। अब हमने कहा है कि ये लागू होगा। लिमिटेशन एक्ट पहले ना तो ट्रस्ट के लिए और ना ही उसके खिलाफ लागू था पहले, लेकिन अब ऐसा होगा। अगर मुझे मुकदमा दायर करना है तो मुझे जाना होगा। मान लीजिए मैं अनधिकृत अतिक्रमणकारी हूं, मतलब मैंने एनक्रोचमेंट किया हुआ है। सपोज मैं अनऑथराइज्ड एनक्रोचर हूं। अगर मैं अनऑथराइज्ड एनक्रोचर हूं तो उन्हें आना होगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर लिमिटेशन एक्ट पूरे देश में लागू होता है तो क्या यह रोक का आधार होगा? ये यहां पर सवाल पूछ रहे हैं, खुद ही सवाल दाग रहे हैं तुषार मेहता कि आई एम posing a question, if limitation act applies to all country, would this be a ground of stay? क्या ये ग्राउंड ऑफ स्टे होगा? ये यहां पर कई सारे स्टे की जब भी बात आती है ना, वो घुमा फिरा के स्टे और स्टे क्यों नहीं देना चाहिए, वो सब सवाल यहां पे सवाल कह रहे हैं कि क्या यहां लिमिटेशन एक्ट अगर आ जाता है, पूरे देश में लागू होता है, तो क्या ये रोक का आधार होगा? मतलब इस कानून पे रोक न लगाई जाए, उसके लिए यहां पर तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं लगातार। कल से तुषार मेहता, कल दिन भर तुषार मेहता ने अपनी बात रखी। आज भी जब से शुरुआत हुई है तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं। 12:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, यानी 12:31, लेकिन अभी भी तुषार मेहता ही अपनी बात रख रहे हैं। अमलेंदु जी, क्या बात और आगे कर रहे हैं? हाँ, ये फिर उन्होंने कहा कि जो 1995 की अधिनियम की धारा 108 है उसको जिक्र करते हुए कहा कि क्या हम जो इवैक्यूएट प्रॉपर्टी हो रही है इसकी अकादमिक चुनौतियों पर बहस कर रहे हैं? खुद ही सवाल किया। तो सीजीआई ने उनसे कहा कि आदिवासियों के संबंध में भी आपकी दलील यही थी। फिर एसजी मेहता ने कहा कि यदि एक व्यक्ति को ये पसंद नहीं है तो वो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि आदिवासी समुदाय की ओर से ऑलरेडी याचिकाएं दर्ज हैं, मतलब इसी में लगी हुई है कानून के समर्थन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, सेक्शन 108 का जिक्र कर रहे हैं यहां पे, और ये एक्ट 1995 का जो कानून है, वक्फ कानून, उसकी जो धारा 108 है उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि हम अकादमिक चुनौतियों पर बहस कर रहे हैं। निष्क्रांत संपत्ति क्या है? व्हाट इज द इवैक्यू प्रॉपर्टी? ये कह रहे हैं तुषार मेहता। सीजेआई यहां कह रहे हैं कि आदिवासियों के बारे में आपकी दलील भी यही थी। आदिवासियों के बारे में भी आप यही बात कह रहे थे, और यहां पे आप इंक्रोचमेंट वाली बात में भी यही बात कह रहे हैं। तब तुषार मेहता कह रहे हैं कि अगर एक आदमी को यह पसंद नहीं है तो यह पूरे समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एक आदमी को यह बात पसंद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पूरी कम्युनिटी को यह पसंद हो जाए। और यहां पे, और इसके बाद फिर खड़े होते हैं हुजैफा अहमदी। हुजैफा अहमदी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं, उन्होंने कहा है कि आदिवासी समुदाय की ओर से याचिकाएं जो हैं वो हैं, उधर से भी याचिकाएं लगी हुई हैं। आदिवासी समूह की तरफ से भी याचिकाएं लगी हुई हैं इसके खिलाफ।
इसी एक्ट के खिलाफ। हाँ, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर रोक लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं। और यहां कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं। और ये जो पिटिशंस हैं, देयर आर पिटिशंस फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी सपोर्टिंग द एक्ट, ये जो है वो उस पे, और उसके बाद फिर एसजी मेहता कहते हैं कृपया शरिया एक्ट लें। अब आ गए शरिया एक्ट पे। अभी तक शरिया कानून को मानते नहीं थे, अब शरिया एक्ट पे, कल भी शरिया एक्ट की बात की थी उन्होंने। कृपया काइंडली टेक शरिया एक्ट अर्लियर फ्रॉम 2023, 2023 से पहले के शरिया एक्ट को लीजिए, और 2023 से पहले व्यक्ति को मुस्लिम होना चाहिए, किसी ने आपत्ति नहीं की। और अब इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को प्रैक्टिस करना चाहिए, वे इंतजार कर सकते हैं, नियम आएंगे। अब कह रहे हैं कि आप इंतजार कीजिए, और भी नियम आ जाएंगे, इसमें कुछ और भी परिवर्तन हो सकता है। शरिया एक्ट को भी ले रहे हैं, शरिया एक्ट में भी प्रैक्टिशनर की बात हो रही है, हम भी यहां प्रैक्टिशनर की बात कर रहे हैं, तो क्या गुस्ताखी है, क्या गलती है इसमें, ये यहां रखने का, और ये आधार नहीं बनता स्टे का। तो स्टे का कौन कौन सा आधार नहीं बनता है, ये बात यहां तुषार मेहता रख रहे हैं। अमलेंदु जी, तुषार मेहता यहां पे अलग अलग बातों को, यहां अलग अलग चीजों को लाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं तुषार मेहता। लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण है वो है कि अहमदी भी अपनी बात रख रहे हैं, और तुषार मेहता अपनी बात शरिया एक्ट को यहां पर दिखा रहे हैं कि शरिया एक्ट में क्या है, ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तुषार मेहता। आगे बताइए। जी राजीव जी, आगे ये कि शरिया एक्ट की ही उन्होंने बात की, धारा 3 जो है उसका बताया उन्होंने, उसको लेकर कि ये शेड्यूल्ड एक्ट जो है इसको लेकर अपनी बात रखी। और जो यहाँ राजीव जी महत्वपूर्ण बात ये है कि इन्होंने जो शरिया एक्ट को लेकर बात की, वो कहा कि मुझे ये साबित करना होगा कि मैं मुसलमान हूँ अगर मैं शरिया का अधिनियम का उपयोग करना चाहता हूँ, और हमारे पास कोई व्यक्तिगत कानून नहीं है, क्योंकि अन्य जो है वो संहिताबद्ध है, और शरिया सभी मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून के रूप में लागू है। यानी शरिया जो है वो व्यक्तिगत कानून है सभी मुसलमानों के लिए, संहिताबद्ध नहीं है, ये उनका एक तरीके से कहना है। और यह कहा कि शरिया कानून को ले, पहले इसमें 2023 से व्यक्ति को मुस्लिम होना चाहिए, और किसी ने इस पर आपत्ति नहीं किया। अब इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को प्रैक्टिस करना चाहिए, वे इंतजार कर सकते हैं कि नियम आएंगे। यानी अब राजीव जी वो शरिया का हवाला देकर के जो है वो साबित करना चाहते हैं कि वक्फ जो है वो शरिया के खिलाफ है। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है राजीव जी कि वक्फ जो है वो शरिया के खिलाफ है, और एक तरफ आप कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। अब यहाँ आप बता रहे हैं कि नहीं, संविधान से नहीं, शरिया से वक्फ चलेगा। तो अब ये बड़ा संकट की स्थिति राजीव जी जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो तर्क दिए जा रहे हैं तुषार मेहता साहब की तरफ से, खासतौर से शरिया के मामले को लेकर। जी बिल्कुल, शरिया कानून का जिक्र करते हुए यहां पर तुषार मेहता कह रहे हैं कि अगर मैं शरिया कानून का उपयोग करना चाहता हूं तो मुझे यह साबित करना होगा कि मैं मुसलमान हूं। सबसे पहले कि अगर आप शरिया कानून का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे साबित करना होगा कि मैं मुसलमान हूं, हमारे पास कोई दूसरा व्यक्तिगत कानून नहीं है, क्योंकि दूसरे जो हैं वो संहिताबद्ध हैं, वो शरिया से जुड़े हुए नहीं हैं, और इसीलिए मुझे पहली शर्त है कि शरिया कानून के हिसाब से मुझे मुस्लिम होना चाहिए। शरिया सभी मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून के रूप में लागू है, और उसमें शरिया कानून की जो धारा 3 है, शरिया कानून की धारा 3 का जिक्र कर रहे हैं यहां पे, और उसकी कॉपी दिखा रहे हैं तुषार मेहता शरिया कानून को लेकर। लेकिन शरिया कानून के आगे भी बात यहां बढ़ती है, और बार बार जब शरिया कानून को लेकर आते हैं तुषार मेहता, इसको सीजीआई ने कह दिया कि हम जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो है 1995 का एक्ट जो है उनका बताया साहब, एक आर्ग्यू 1995 के एक्ट को लेकर एसजी ने तर्क दिया, तो उन्होंने कहा सीजीआई ने कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि 2025 में 1995 के अधिनियम को चुनौती देने की किसी भी याचिका पर हम विचार नहीं करेंगे। सीजीआई ने साफ साफ कहा, जब ये थे 1995 के अधिनियम के खिलाफ जो थे वो तर्क दे रहे थे हमारे एसजी तुषार मेहता साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे बात थोड़ी और आगे बढ़ी है। तुषार मेहता कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम होने के नाते मुझे शादी तलाक के लिए निर्धारित प्राधिकरण के पास जाना पड़ता है, यही बात वक्फ के लिए भी लागू है, बस अतिरिक्त शर्त है 5 साल।
शादी और तलाक के लिए अगर हमको किसी ऐसी जगह पे जो प्रिस्क्राइब्ड जो अथॉरिटी है उसके पास जाना पड़ता है शादी के लिए या डाइवोर्स के लिए, वही शर्त यहां पे है। लेकिन उसमें एक बात और जोड़ दी गई है, देखिए सिर्फ सब कुछ वही है, लेकिन बात यह है कि 5 साल के प्रैक्टिशनर हो आप, यानी आपको दान करना है, वक्फ बनाना है तो आप 5 साल के प्रैक्टिशनर मुस्लिम हो, ये बात यहां पे है। और वही इसीलिए यहां पे ये बात हम लोग रख रहे हैं बहुत ताकि वक्फ बनाकर किसी के सही दावे को ना हराया जा सके। यहां पर तुषार मेहता ने कही है बात। और एक और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है उसमें कह रहे हैं कि आवश्यक धार्मिक प्रथा पर विशुद्ध संवैधानिक प्रश्न जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ये है कि मैंने शूर मठ आदि का हवाला दिया है, शुरूर मठ जी, शुरूर मठ का हवाला दिया है और मैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता, उन्होंने 1995 के अधिनियम को चुनौती दी है। तब यहां पर सीजेआई ने कहा है कि शुरूर मठ यानी विष्णु शंकर जैन 2025 में वे चाहते हैं कि हम 1995 के अधिनियम को चुनौती दें, हम नहीं सुनेंगे, हम चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करेंगे, चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हम विचार नहीं करेंगे। शुरूर मठ का मामला, और उसमें भी 2025 में आप 1995 के किसी एक्ट को चुनौती देना चाहते हैं तो हम उसको नहीं करेंगे, नहीं सुनना चाहते हैं। यहां पर एसजी ने कह दिया, माफी चाहूंगा सीजेआई ने कह दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया। तब यहां पर एसजी कह रहे हैं कि मैं ये बात यहां साफ करना चाहता हूं कि उनका तर्क है कि चूंकि उन्हें हाई कोर्ट्स में भेजा गया था इसीलिए हमें भी हाई कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, कृपया अनुच्छेद 32 में सुने, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी हाई कोर्ट में भेजा जाना चाहिए, इसका मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनको हाई कोर्ट में भेजा गया था। यहां साफ साफ ये कह रहे हैं कि आप मिलॉर्ड इस पर स्टे मत दीजिए, साफ साफ कहना है स्टे मत दीजिए, इस कानून को लागू करने में हमारी मदद कीजिए, यानी आपकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल हो, यह बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। और फिर राजीव जी इसी पे आ गए हैं कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, और फिर राम जन्मभूमि जो मामला था उसके निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ बाय यूजर को स्वीकार किया गया चूंकि ये अधिनियम के तहत था, क्योंकि अस्तित्व में था, और वक्फ बाय यूजर 1994 के अधिनियम में था। मैं विवाद नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, यानी मान लिया उन्होंने कि वक्फ बाय यूजर था 1994 के अधिनियम में, लेकिन 2025 का जो अधिनियम है उसमें इसको हटा दिया गया, और इसने कभी नहीं कहा कि यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, यह वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रथा है जिसे हटाया जा सकता है। यह तर्क है इनका सरकार की ओर से, तुषार मेहता साहब का, राजीव जी, कि यह एसेंशियल जो है मतलब पार्ट नहीं है, उसका एसेंशियल धार्मिक प्रथा नहीं है, वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त था, यानी वक्फ वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है ये मान रहे हैं, लेकिन इसे हटाया जा सकता है, ये उनका तर्क है। यहां पर सीनियर एडवोकेट राजीव द्विवेदी आ गए हैं राजस्थान सरकार की, स्टेट ऑफ राजस्थान की तरफ से, और कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर इज नॉट कोर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। यहां पे ये बता रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर जो है वो इस्लाम की मुख्य प्रथा नहीं है। राम जन्मभूमि का यहां वो दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, राम जन्मभूमि निर्णय में संदर्भित 3 निर्णय की उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को यानी वक्फ बाय यूजर को इस्लामी सिद्धांत के रूप में पेश नहीं किया गया था, और यहां पे वो बता रहे हैं प्रिवी काउंसिल केस, और उसके बाद फिर कैसे नहीं है, देखें कि इसे भारतीय भूमि में कैसे पेश किया गया। ये सारी चीजें यहां पर अब राजीव द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं, और वो भी राजस्थान सरकार की तरफ से। तब यहां पर सीजेआई कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी को एक तक निष्कर्ष निकालना होगा, एक बजे तक ये कह रहे हैं 19 मिनट बचा कि अब 19 मिनट बचा है, और सभी को तमाम जितने भी लोग हैं 1 बजे तक इस निर्णय पे आना होगा कि इसको स्टे देना है या नहीं देना है। अब 19 मिनट मात्र बचे हैं दोस्तों, और 19 मिनट में क्या यह निर्णय होने जा रहा है कि इस पर स्टे दिया जाए, क्या यह निर्णय होने जा रहा है कि स्टे न दिया जाए इस कानून पे। एक बहुत ही यहां दिलचस्प केस हम लोगों के सामने है, और यहां पर साफ साफ सीजेआई ने कह दिया है कि 1 बजे तक सबको, पक्ष को भी विपक्ष को भी, किसी एक डिसीजन पे आना होगा
किसी एक डिसीजन पे, किस डिसीजन पे आएंगे ये देखा जाएगा। लेकिन बहुत दिलचस्प आगे क्या कुछ हो रहा है। हाँ जी, अब वो जो द्विवेदी साहब अपनी जो बात रख रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं, मतलब वही तर्क लेके आ रहे हैं जो एसजी मेहता के थे, लगभग वही हैं। और उनका अब कहना ये है कि जो ये वक्फा यूजर है इसको एक वाक्य से लाया गया और ये भारतीय उपमहाद्वीप के, मतलब इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है इसके बाहर इसको जो है वो प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के रूप में पेश किया गया था। ये इनका तर्क है, यानी ये इनका कहना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही वक्फ की अवधारणा है। और इंडियन कल भी कह चुके हैं कि वक्फ की अवधारणा जो है सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। ये कल भी बता चुके हैं और आज फिर ये बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सीजेआई साहब ने, माफी के साथ कहूंगा, उन्होंने समय बहुत ज्यादा दे दिया है और यहां पर बातें रिपीट हो रही हैं। कल भी ये दलीलें दी जा चुकी हैं कि हिंदुस्तान के अलावा कहीं भी वक्फ की अवधारणा नहीं है, दूसरे देशों में वक्फ नहीं है। ये बात एसजी तुषार मेहता कल भी कह रहे थे। आज अब राजीव द्विवेदी जो है राजस्थान सरकार की तरफ से जो अपना पक्ष रख रहे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। और आप देखिए मजेदार तथ्य यहां पे है कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं मैक्सिमम ने अपनी अपनी याचिकाएं इस वक्फ कानून के सपोर्ट में लगा रखी हैं। तो सपोर्ट में जो जिन्होंने लगाई हैं वो सब तुषार मेहता के पक्ष वाले हैं। जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अभी तक बातें कर रहे थे वही बातें ये लोग भी करेंगे अलग अलग ढंग से। उसी में हरीश साल्वे भी हैं उन्हीं पक्ष वालों में, सरकारी पक्ष में। लेकिन विपक्ष में जो याचिकाएं हैं 5 याचिकाएं विपक्ष की ली गई हैं और उन्हीं याचिकाओं में मुस्लिम पक्ष और इन सब के लिए जो अलग अलग वकील हैं वो 5 वकीलों की 6 वकीलों की टोली है वो अपनी बात रख रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें सीजेआई ने साफ कह दिया है कि 1 बजे तक एक निष्कर्ष पे, एक डिसीजन पे आना पड़ेगा कि हमको आगे करना क्या है। और ये बढ़िया बैठ करके सुन रहे हैं, दलीलें सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं। मतलब साफ कर दिया है सीजीआई ने कि ये पक्ष जो है, मतलब सरकार का पक्ष जो है इस अधिनियम के समर्थन वाला, इसको 1 बजे तक हर हाल में अपनी बात कंक्लूड करनी है। ये उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है सीजीआई ने। यानी कि राजीव जी अब 12:44 हो रहा है, आप समझ सकते हैं लगभग 16 मिनट जो है वो बचे हैं। 16 मिनट में सरकार को और 6 राज्य सरकारें जो हैं उनको अपनी बात स्पष्ट कर देनी है, जो भी अपनी बात रखनी है। अब ये 16 मिनट इनके पास बचे हैं कि 16 मिनट में ये अपनी बात पूरी तरीके से रखें। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या रखेंगे। इस बीच द्विवेदी, जो राजीव द्विवेदी जो राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन और प्रतिकूल कब्जे का कानून वो है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ अपनाया जाता है। स्वतंत्रता यानी आजादी के बाद उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को 1954 में, 1954 में सभी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वैधानिक सिद्धांत के माध्यम से विस्तारित किया गया था। ये सारी बातें यहां कानूनी बातें बता रहे हैं। 1995 यानी 1995 के एक्ट में उन्होंने सीमा को हटा दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ रेफरेंस कि ये पूजा स्थल अधिनियम को प्रभावित करेगा। पूजा स्थल अधिनियम में चीजें स्थिर हैं लेकिन यहां उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के साथ उन्होंने लगातार विस्तार किया। ये सारी चीजें यहां बता रहे हैं। 1995 में क्या हुआ, चूंकि राजीव जी ये तर्क आया था कपिल सिब्बल की तरफ से कि ये जो है जो पूजा स्थल धर्म विधेयक है उसको भी काटता है। ये पहले दिन तर्क आया था, तो उसके जवाब में ये जो है ये मतलब ये बचाव कर रहे हैं कि साहब वो पूजा स्थल धर्म विधेयक है उसमें चीजें स्थिर है वो अलग है और ये वक्फ बाय यूजर जो है ये चीज अलग है। ये बताने की कोशिश राजस्थान सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन जो भी कोशिश है वो 1 बजे तक इनको पूरी कर लेनी है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको पूरी करनी है 1 बजे तक। और 1 बजे के बाद फिर मुझे लगता है कि 2 बजे के लगभग 2 बजे से जब दोबारा बेंच बैठेगी तो इस पर याचिकाकर्ताओं का पक्ष भी वो सुनना जरूर चाहेगी कोई भी फैसला लेने से पहले। और यहां पर कह रहे हैं कि मैं, द्विवेदी कह रहे हैं, सीनियर एडवोकेट द्विवेदी, कि मैं एसजी साहब के सभी सुझावों को स्वीकार करता हूं। आप तो करेंगे ही क्योंकि उनके साथी हैं, करता हूं, लेकिन कानूनी तौर पर हमारा संविधान संघीय सिद्धांत को अपनाता है कि किसी राज्य के एक कानून की तुलना दूसरे कानून से नहीं की जा सकती है, लेकिन यहां संसदीय कानून की तुलना राज्यों के बंदोबस्ती अधिनियमों से की जा सकती है, की जा रही है। यह बंदोबस्ती नियम की जो बात वहां पर कही थी कपिल सिब्बल ने, उस बंदोबस्ती नियम को सामने लाते हुए कि चूंकि संघीय, भारत एक संघीय राज्य है, राष्ट्र है और कई संघों का राष्ट्र जिसको कहते हैं स्टेट्स, और इसीलिए यहां पर बंदोबस्ती नियम की अधिनियमों से की जा रही है तुलना, जो नहीं होनी चाहिए। यह बात भी यहां पर की जा रही है क्योंकि यह संसदीय कानून है, इसको संसदीय कानून है, ये इस कानून को पूरे देश में लागू करना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ लोगों ने कहा ना कि हम अपने यहां इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों ने कहा था, जैसे ममता बनर्जी ने, वेस्ट बंगाल ने सबसे पहले कहा कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है
कि कुछ राज्य जो हैं, जबकि ये संघीय है, और ये बात राजीव द्विवेदी कह रहे हैं, जो राजस्थान की बात अपनी रख रहे हैं वो। और इसीलिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि उस दलील को, उस चीज को ला रहे हैं कि बंदोबस्ती अधिनियम जो है वो अलग है, और ये अलग है, ये चूंकि नेशनल इशू है और नेशनल इशू होने के कारण इसको लागू करना चाहिए हर राज्य में, यहां पर कहा जा रहा है। यानी इस कानून को हर राज्य में लागू होना चाहिए। कोई अपनी मर्जी से कहे कि हम अपने यहां ये कानून लागू नहीं होने देंगे तो वह गलत कर रहा है। यहां राजीव द्विवेदी ये बात कह रहे हैं। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी ये कह रहे हैं, और जो संसदीय कानून की तुलना जो है राज्यों के कानून से करने में अनुच्छेद 14 का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये भी उनका कहना है। और उनका कहना है कि कानून की वैधता की धारणा भी CJI से गिर गई, क्योंकि यह धारणा साक्ष्य अधिनियम से उत्पन्न सिद्धांतों से नहीं बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों से उत्पन्न होती है, और संसद लोगों की इच्छा का प्रयोग करती है, संप्रभुता रखती है। इस मामले में एक बहुत मजबूत मामला बनाया जाना चाहिए। यानी अब ये राजीव जी जो आ गए कि वो जो संविधान जो मतलब जो अभी जो धनखड़ साहब कह रहे थे कि संसद सर्वोच्च है और नहीं है, बिल्कुल वही आ रही कि संसद सर्वोच्च है, ये बात संसद सर्वोच्च है। हाँ। और ये बात कही गई थी, जगदीप धनखड़ साहब ने कही थी, देश के उपराष्ट्रपति ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, और उसी बात को यहां आगे बढ़ाते हुए राजीव द्विवेदी जो वरिष्ठ वकील हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, वो ये बात रख रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि इसको अभी आज ही ऑर्डर हो जाए कि पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा, ये बात यहां रखने के लिए। दूसरी तरफ यहां पर अब तुषार मेहता कह रहे हैं कि कमिश्नर जो हैं वो केवल धार्मिक निकायों से निपटते हैं, इसमें सभी हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम के धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य शामिल हैं। मैंने गलत बयान दिया, ये कह रहे हैं। हाँ, ये राजीव जी असल में जो इनएक्यूरेट स्टेटमेंट, इन्होंने कल जो तर्क दिया ना हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम को लेकर आए थे और कौन कौन से हुए थे, राकेश द्विवेदी ने कहा कि मैं इनके जो सारे सबमिशन है उनसे तो सहमत हूं, लेकिन ये हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम को लेकर आए राजीव द्विवेदी वो गलत है, चूंकि वो राजस्थान सरकार की तरफ जा रहे हैं। चूंकि समझ में आ गया है कि अगर इसको यहां मिलाया जाएगा तो मामला खिलाफ जा रहा है, ये समझिए राजीव जी। तुषार मेहता साहब ने जो दलील दे दी वो खिलाफ जा रही है, ये शायद समझ में आ गया। तो राजीव द्विवेदी साहब ने कहा मैं सब स्वीकार करता हूं, लेकिन इसका मैं विरोध करता हूं। और यहां पर ये आ गया कि मैं जो हूं ठीक है, मैंने गलत बयानी कर दी थी। यानी तुषार मेहता साहब ने खुद मान लिया कि उन्होंने गलत बयानी की है राजीव जी। ये महत्वपूर्ण बात है, भले ही उनके साथी ने उनको याद दिलाया कि आपने गलत बयानी कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहां पे मामला जो है थोड़ा वो फंसा हुआ दिखाई देता है, इसलिए यहां पे अब आ गए हैं सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार जो हैं इस पक्ष से हैं ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ऑफ हरियाणा की तरफ से हैं, बिल्कुल सरकार की तरफ से हैं, और वो हरियाणा राज्य के लिए। अब देखिए अलग अलग रंजीत कुमार, राजीव द्विवेदी, अब छत्तीसगढ़ के भी आएंगे, मध्य प्रदेश के भी आएंगे, उत्तर प्रदेश के भी आएंगे, और समय जो है सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है। रंजीत कुमार कह रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से हैं, तो यहां पर CJI कह रहे हैं क्या आप पंजीकृत संगठन हैं, आर यू रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर रंजीत कुमार कह रहे हैं हाँ, पहला अनुच्छेद 26D 1995 का जो एक्ट है उसमें वक्फ के बेहतर प्रशासन के लिए है, अनुच्छेद 20C को छोड़कर अधिनियम पूरा हो गया है। यहां पर ये रंजीत कुमार कह रहे हैं यस, फर्स्ट वन आर्टिकल 26D 1995 एक्ट इज फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ एक्ट इज कंप्लीटेड सेव इन आर्टिकल 26। ये आर्टिकल 26 का यहां पर संविधान के आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए अपनी बात कह रहे हैं, और सपोर्ट कर रहे हैं SG को कि उन्होंने बताया कि वक्फ कौन बना सकता है, उसको उनको समर्थन दे रहे हैं। तो ये अब यहां पर अलग अलग राज्य थोड़ा थोड़ा अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा राज्य हो, चाहे वो राजस्थान राज्य हो। इन राज्यों की का जो समर्थन की टोली जो है, समर्थकों की टोली वो आ चुकी है, और 10 मिनट में अपना अपना समर्थन देंगे, और इसके बाद अब देखा जाएगा कि उधर कपिल सिब्बल का समर्थन देने के लिए कितने लोग वहां खड़े होते हैं। राजीव, जो उनका समर्थन करने के लिए केरल सरकार की याचिका दायर हो चुकी है, केरल सरकार उसमें पक्ष बन गया है, और एक जो नारायण स्वामी का जो संगठन है वो मतलब ट्रस्ट है उनका, वो भी जो है वो याचिकाकर्ताओं के समर्थन में आ गया है, और उसका भी कहना है कि हमारे धर्मनिरपेक्ष चरित्र जो है राज्य का उस पर चोट करता है ये नया कानून। जी बिल्कुल। और इन्होंने रंजीत कुमार ने तो साफ साफ कह दिया है कि SG ने जो बातें कही हैं और वक्त कौन बना सकता है, सॉलिसिटर जनरल ने जो बात कही है उसको मैं एडॉप्ट करता हूं, और यहां पर जो आर्गुमेंट्स हैं उसके साथ हूं मैं, यानी SG के आर्गुमेंट्स के मैं साथ हूं। रंजीत कुमार ने, हरियाणा सरकार ने कह दिया यहां पे, और उधर उसने भी कह दिया
राजस्थान सरकार ने भी कह दिया। अब देखते हैं आगे क्या, क्योंकि अब लगभग 8 मिनट का वक्त है और 8 मिनट में इन सबको अपनी बात रखनी है। इसके बाद वहां वक्फ का और भी अलग अलग पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, लेकिन बात वही है घुमा फिरा के, ये लोग जितने भी आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, बीजेपी शासित राज्यों से जो समर्थन के लिए, वो मैक्सिमम अभी तक 2 लोग आए, दोनों ने भी वही बातें रखी हैं जो तुषार मेहता ने रखी हैं। और तुषार मेहता ने एक जगह गलत बयानी कर दी थी, उसको उन्होंने करेक्ट भी कर लिया है। लेकिन एक चीज ये देखिए, तुषार मेहता की बहुत सारी बातों को यहां पर नोट नहीं किया गया है, ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया है, ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया। जी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया। देखना होगा क्योंकि लगभग 10 पॉइंट्स ऐसे थे जिसको जो कपिल सिब्बल के पॉइंट्स थे जिसको ऑन रिकॉर्ड लिया गया था, लेकिन यहां पर इनमें से किसी को ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया है। वो बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले समय में, क्योंकि जब नोटिंग होगी, जब इस पे फैसला सुनाया जाएगा, तो वो सारी चीजों को, ऑन रिकॉर्ड वाली चीजों को भी यहां अडॉप्ट किया जाता है, लिया जाता है। और उस पर कुछ अगर हो सकता है कि कोई सवाल हो तो सीजेआई सवाल भी कर सकते हैं। जैसे कल उन्होंने किया था एक सवाल 3D और 3E को लेकर, जेपीसी में इसको दिया गया था कि नहीं दिया गया था, आप याद कीजिए, ये बातें हुई थी। लेकिन अब आगे क्या कुछ चल रहा है ये भी जरा हम आपको पहुंचाते हैं, आप तक बताते हैं। रंजीत कुमार राजीव जी अभी अपनी बात रख रहे हैं हरियाणा की तरफ से, और उनका कहना यह है कि जो वक्फ पर अध्याय पृष्ठ 199 और बिंदु 176 वक्फ द्वारा समर्पित संपत्ति संपादन के समय वक्फ की होनी चाहिए, यह उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य की संपत्ति नहीं हो सकती जो इसका मालिक है। ये वो बता रहे हैं, जो नए कानून में आया है उसका हवाला दे रहे हैं कि इसमें ये किया गया है। ये उनका अपना मतलब दलील है, मतलब दे रहे हैं। रंजीत कुमार जो हरियाणा की तरफ से एडवोकेट हैं, हरियाणा भी बीजेपी शासित राज्य है, राजस्थान बीजेपी शासित राज्य है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैक्सिमम बीजेपी शासित राज्यों ने भी इस कानून के पक्ष में याचिकाएं दाखिल की हैं और उन याचिकाओं को भी अडॉप्ट किया गया था। उस पर बात हो रही है। सीजेआई साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, गवई साहब ने, कि 1 बजे तक आप लोगों के पास समय है, 1 बजे तक आप लोग अपनी बात को यहां पर पूरी बातों को रख दीजिए। अब मात्र 6 मिनट का वक्त है, अब देखते हैं कौन आते हैं कौन नहीं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद आखिर क्या होगा, वक्फ कानून पर स्टे लगेगा या वक्फ कानून जो है वो एज इट इज आगे बढ़ेगा, ये दिलचस्प होगा। अभी इसके बाद का मुकाबला जो है 2 बजे से जो फिर से चर्चा होगी, चर्चा नहीं होगी, अब तो फैसले की घड़ी है, अब फैसले की बात होगी, क्योंकि बहस लगभग, सुनवाई जो है लगभग पूरी हो चुकी है। उसमें कुछ छोटी मोटी टिटबिट्स जो हैं वही यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और तुषार मेहता जो बातें रख रहे थे उसमें से कई जगह वो भटकते हुए नजर आए, 1-2 जगह गलतियां उन्होंने की थी, उन गलतियों को सुधारते हुए भी नजर आए। लेकिन अगर इन दलीलों को बहुत गहराई से समझा जाए, हालांकि वहां पर 2 ऐसे देश के वरिष्ठतम जजेस में से एक हैं, एक तो देश के नंबर 1 जज हैं गवई साहब, BR गवई, जो देश के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो और उनका साथ देते हुए जस्टिस मसीह, ये दोनों क्या फैसला लेते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा अमलिंदु जी। और इनमें लोगों की और खासकर सत्ता पक्ष की दलीलें अभी भी चल रही हैं। आगे क्या रंजीत कुमार ही बात कर रहे हैं या कोई और आ गया है? अभी रंजीत कुमार ही राजीव जी बात कर रहे हैं, और रंजीत कुमार जो बात कर रहे हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि जो वर्शिप एक्ट था उसको लेकर ही बता रहे हैं, ज़्यादातर उस पर चर्चा उनकी चल रही है कि वर्शिप एक्ट जो है वो किस तरीके से क्या हो, क्या कि सैकड़ों वर्षों से अधिक समय तक जारी रह सकता है या कितना उचित है। मतलब सवाल उठा रहे हैं कि यूज़र जो है वो कंटिन्यू कर सकता है जरूरत, मतलब वक्फा यूज़र जो है वो हजारों साल तक चल सकता है, उसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। और प्रतिकूल कब्जे के कारण जो कुछ उत्पन्न होता है इससे परे चले जाता है। और फिर वो कह रहे हैं कि राज्य के कानून जो है वो केंद्रीय कानून के बराबर है। ये बहुत सारी बातें मतलब वो अपनी तरफ से रख रहे हैं। हरियाणा सरकार केंद्रीय कानून यानी कि संसद से पारित जो कानून है उसको राज्यों को अडॉप्ट करना चाहिए, बातें सब पहले बता चुके हैं। और वर्शिप एक्ट को लेकर राम मंदिर का भी यहां उदाहरण दिया गया, बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर जो केस था उसका एग्जाम्पल भी दिया गया। उधर राजस्थान के वकील द्विवेदी जी की तरफ से, राजीव द्विवेदी की तरफ से, अब रंजीत कुमार अपनी बात इधर हरियाणा की तरफ से रख रहे हैं। और लेकिन इन लोगों के पास अब समय मात्र 4 मिनट का बचा हुआ है। 4 मिनट के बाद ये बेंच उठ जाएगी लंच के लिए और इसके बाद रिजल्ट की बारी आएगी, फैसले की बारी आएगी। फैसला क्या आता है ये सेकंड हाफ में तो जरूर अपने सामने होगा, लेकिन क्योंकि गवई साहब ने साफ साफ कहा है कि, और पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में ये कल ही एक खबर ये सुन रहा था किसी ने, सूत्रों के आधार पर मैं बता दूं कि गवई साहब ने ये कहा था कि 26 तारीख से यानी सोमवार से
समर वेकेशन में जाने से पहले जितने मामले हैं मैक्सिमम मामलों को निपटा दीजिए, और ये नहीं चाहता हूं मैं कि मामले जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएं। जब उन्होंने ये आदेश दिया है तो इसका मतलब है कि उनकी बेंच जो जिन चीजों को सुन रही है उस मामले को भी निपटारा उसका भी जल्दी कर देंगे वो। और इसमें आज ये फैसले की घड़ी, आज चाहते हैं सीजेआई साहब की इसको आज निपटा दिया जाए। तुषार मेहता को जरूरत से ज्यादा समय दे दिया गया है, ये तो तय मानिए, और लेकिन तुषार मेहता क्या अपनी बातों को यहां ढंग से रख पाए हैं, ये एक दिलचस्प होगा। और इस बीच ये सेक्शन 40 का जिक्र कर रहे हैं रंजीत कुमार, और सेक्शन 3 और ट्रस्ट एक्ट, बार बार ये ट्रस्ट एक्ट की बात आ रही है। प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट, वक्फ जो है उसको आप ट्रस्ट में तब्दील कर दीजिए, और उसको ऐसा नहीं तो वैसा, और इसकी रजिस्ट्री जरूरी है। ये तमाम बातें क्यों जरूरी है, एक बहुत ही जलेबी की तरह ये पूरा का पूरा मामला यहां पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही पॉइंट वाइज जिस ढंग से याचिकाकर्ताओं ने, कपिल सिब्बल ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने, राजीव धवन ने और अहमदी ने या सीयू सिंह ने, इन लोगों ने जो बातें अपनी रखी थी, टू दी पॉइंट बातें रखी थी, लेकिन भले वो 3.25 घंटे उन लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन अमलेंदु जी ये देखिए आप कि इधर तुषार मेहता पूरी बातें अभी कर रहे हैं, मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की बात कर रहे हैं। 6 घंटे से ज्यादा राजीव जी इनको समय मिल चुका है। 6 घंटे से ज्यादा समय सरकार को, सत्ता पक्ष को दिया गया है, 6 घंटे से ज्यादा समय। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि कल दिन भर उन्हीं का था, आज अभी तक लंच के समय तक, मतलब आज का भी रख लीजिए, लगभग 2 घंटा, 11:30 के लगभग इस पर चर्चा शुरू हुई है और लगातार चल रहा है। 1.5 घंटा तो हो ही गया, 12 बजे से अगर देखिए तो है 1 बज गया, 1 घंटा इधर, तो लगभग 5 घंटे, 4 घंटा कल और 1 घंटा आज, 5 घंटे अगर आप बहस कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप उस मुकाम तक नहीं ले जा पा रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, और इसीलिए चाहे उसमें आदिवासियों की जमीन छीनने का मामला हो, जिसमें शेड्यूल 6 की बात हो, शेड्यूल 5 की बात हो, या यहां पर बात जो है वो ट्रस्ट में तब्दील करने की बात हो, मुंबई ट्रस्ट एक्ट की बात हो, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की बात, या गैर मुस्लिम और मुस्लिमों की बात हो, प्रैक्टिशनर मुस्लिम की बात हो, ये सारी बातें देखिए कल से लेकर आज तक आप तमाम साथी, आप लोग भी कितनी बार हम लोगों के जरिए सुन चुके हैं कि आप भी थक चुके होंगे, आप लोगों को भी बातें, बहुत सारी बातें याद हो गई होंगी, जैसे हम लोगों को बातें बहुत सारी याद हो गई हैं। ये दलीलों को पढ़ के, और जो दलीलें आ रही हैं सीधे कोर्ट रूम नंबर 1 से, उन दलीलों को अगर आप देखिए तो साफ समझ में आता है कि वही बातें रंजीत कुमार भी कर रहे हैं, वही बातें राजीव द्विवेदी भी कर रहे हैं, वही बात यहां पर तुषार मेहता भी कर रहे हैं। आगे कुछ है अमलेंदु जी? अभी राजीव जी वो रंजीत कुमार जी ही अपनी बातें रख रहे हैं, अभी उसके बाद आता है फिर देखते हैं कि वो रंजीत कुमार जी क्या कह रहे हैं। वो भी आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का कोई मामला लेकर आ गए हैं, और आंध्र प्रदेश जजमेंट का भी उन्होंने हवाला किया है, कि राजस्थान के किसी जजमेंट का हवाला किया है। 500 एकड़ गिवन फॉर माइनिंग इन राजस्थान। जी हाँ, कहा कि मेरे मित्र ने 2022 आंध्र प्रदेश के फैसले का हवाला दिया, और राजस्थान का फैसला है। पहला फैसला एपी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का था कि 5000 वर्ग गज वफ की थी, जिसमें कुछ फैक्ट्रियां भी शामिल थी, और रिट हाईकोर्ट में दायर की गई थी, रिट की अनुमति नहीं मिली, वे सुप्रीम कोर्ट चले गए कि 5000 वर्ग से बढ़ के 16000 वर्ग गज होगा, ये एक सीमा है। और राजस्थान में खनन के लिए 500 एकड़ में अचानक याचिका दायर कर दी गई कि ये वक्फ वाई यूजर है और इसलिए क्षेत्र संरक्षित है। जांच में पाया कि जो कहा जा रहा है वो गलत है और मस्जिद घोषित करने का तरीका नहीं है। ये उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, मतलब कि किस तरीके से वक्फ वाई यूजर जो है वो कई संपत्तियों को लेकर कह दिया गया कि ये वक्फवाई यूजर है। तो ये अपने तर्क दे रहे हैं कि साहब इसको रोकने के लिए हमने जो, मतलब इसलिए समर्थन इस कानून का किया जा रहा है। ये जी बिल्कुल। अब इसके बाद अब एसजी तुषार मेहता आ गए। तुषार मेहता ने भी अपनी बात रखनी शुरू की है, और उन्होंने सीईओ अपॉइंटेड, सीईओ की बात कर रहे हैं वो, और आप याद कीजिए सीईओ की बात भी हो रही थी। सीईओ की नियुक्ति की गई है, पहले प्रावधान था कि वो मुस्लिम होना चाहिए, अब वो कोई भी हो सकता है। ये चयन के उद्देश्य से के लिए ज्यादा छूट देता है, और ये एक सक्षम प्रावधान है जो नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है। मतलब यहां पर जो वक्फ का सीईओ होगा, मुतवल्ली जो मान लीजिए जो सीईओ होगा वो कोई भी हो सकता है, मुस्लिम ना भी हो।
मतलब यहाँ पर गैर मुस्लिम भी हो सकता है। हाँ, मतलब वक्फ काउंसिल का जो सीईओ है वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है, ये उनका कहना है। और पहले सीईओ की नियुक्ति की गई थी, उसमें प्रावधान था कि मुस्लिम ही होना चाहिए, तो ये उन्होंने हटा दिया। और यही सवाल जो था राजीव जी, सीजीआई ने भी पूछा था, जस्टिस मसीह ने भी पूछा था कि भाई आप क्या इसमें कि गैर मुस्लिम को आप कर सकते हैं कैसे, और इस पर तर्क भी दिए थे एसडी मेहता साहब ने कि साहब ये इनका कहना है कि बहुमत हो गया, हमने तो केवल जो है 2 लोगों को ही इसमें किया है, ये इस तरीके कल तर्क दिए थे। तो आज यहाँ एक तरीके से राजीव जी ये स्वीकार कर बैठे हैं कि आप जो है गैर मुस्लिम को इसमें बना रहे हैं, और ये चयन के उद्देश्य के लिए अधिक छूट देता है जी। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि वक्फ जो है वो इस्लामिक है, इस्लामिक प्रथा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें हमने छूट दी है चयन की, और गैर मुस्लिम भी इसका हो सकता है। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि तुषार मेहता साहब के दोनों वक्तव्य जो है ये कंट्राडिक्टरी है आपस में ही। बिल्कुल बिल्कुल, तुषार मेहता अपनी ही बात को काटते हुए कल कह रहे थे कुछ और, आज कह रहे हैं कुछ और। आज कह रहे हैं कि हाँ, सीईओ जो होगा वक्फ का, वो मतलब बोर्ड का चाहे काउंसिल का, वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है, यहां पर कोई बंदिश नहीं है, ये बात यहां कह रहे हैं। जबकि कल उन्होंने कुछ और इस पर सवाल भी उठाया था सीजेआई ने। तो अभी लंच अभी तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं। और क्योंकि इससे पहले 2 राज्यों के प्रतिनिधियों ने, मतलब उनके वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी, अब तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं, और जिसमें ये खासकर सीईओ की बात कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था अभी सीजेआई ने कि अपनी बात पूरी कीजिए, यानी इसके बाद अब तुषार मेहता को और इन लोगों को अपनी दलील रखने के लिए समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए यहां पर यह समय थोड़ा बहुत 1 मिनट 2 मिनट का जो एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है, 3 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है, वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि तुषार मेहता यहां अपनी बात रख सके। और तुषार मेहता इसके बाद कुछ बातें और भी रख रहे हैं, जिसमें 38 सेक्शन की बात कर रहे हैं, और उसके आधार पर कैसे मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात हो रही है, ये सब कर रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ जी राजीव जी, और तीनों एक साथ खड़े हुए हैं, तुषार मेहता साहब और रंजीत कुमार और राकेश द्विवेदी जी जो है, राजीव द्विवेदी। हाँ, राजीव द्विवेदी तो खैर उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे जुड़े हुए हैं वेब के जरिए जी, और लेकिन हाँ ऑनलाइन रंजीत कुमार जी और दोनों एक साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस समय। जी जी, और कह रहे हैं कि धारा 38 जो है, कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की बात कर रहे हैं, मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि वो वक्फ में ही होगा। सीईओ राज्य स्तरीय निकाय है, सीईओ के पास योजनाएं बनाने जैसे कार्य हैं, सक्षम प्रावधान अनिवार्य नहीं है। एक निर्णय में, ये निर्णय का भी हवाला दे रहे हैं कि एक फैसले में, जजमेंट में इस न्यायालय ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की धारा 12 के अंतर्गत एक राज्य है, और इसीलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि इसमें ए या बी समुदाय शामिल है। यानी यहां किसी भी कम्युनिटी का ए कम्युनिटी या बी कम्युनिटी की बात नहीं है, सीईओ कोई भी हो सकता है। यानी सीईओ मुसलमान भी हो सकता है, सीईओ हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सिख हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यहां पे कह रहे हैं। और इस बात को यहां रख रहे हैं तुषार मेहता। तो और वो भी एक निर्णय का, एक सुप्रीम कोर्ट के ही एक निर्णय का हवाला देते हुए ये बात यहां पे कह रहे हैं तुषार मेहता। तो तुषार मेहता अपनी बात रखते हुए, ये बात आगे बढ़ाते हुए लग रहा है जैसे कि लंच थोड़ा सा और लेट ये लोग करने जाएंगे, क्योंकि चर्चा अभी सीईओ के अपॉइंटमेंट पे चल रही है, यहां पे दिख रहा है अमलेंदु जी। जी हाँ जी हाँ, सीईओ के अपॉइंटमेंट पर ही अपनी तर्क जो है वो रख रहे हैं समय तुषार मेहता साहब, और कपिल सिब्बल जो है इसको बहुत गंभीरता के साथ देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं इनके तर्कों को राजीव जी। तो ये समझा जा सकता है कि जो दिए हैं तर्क अभी तक एसजी तुषार मेहता साहब ने, उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग निश्चित तौर पे कपिल सिब्बल शायद करना चाहेंगे राजीव जी, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, बहुत सारी होगी। मतलब इसके बाद भी फिर ये सुनवाई होगी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। सुनवाई मतलब कि इस पे क्रॉस क्वेश्चन और उसके बाद कुछ फैसला, और ये मामला आज भी लग रहा है कि दिन भर चलने वाला है अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल 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 लग रहा है राजीव जी कि मामला दिन भर चलेगा। और चूंकि अब 1 बजे तक के लिए दिया गया था इनको पक्ष, सरकार की पक्ष, मतलब सरकार की तरफ को, यानी जो अधिनियम के समर्थन वाले पक्ष है, इनको 1 बजे तक का समय दिया था सीजीआई ने कि आपको 1 बजे तक इसको निपटा लेना है, सारे तर्क आपको रख लेने हैं। तो 1 से तो ऊपर हो गया है, 5 मिनट 1:06 हो रहा है, और अभी तक बहस चल रही है। कोर्ट अभी उठी नहीं है, बेंच अभी नहीं उठी है, और यहां पर तमाम वकील अपने वही रूम नंबर 1 में, कोर्ट नंबर 1 में सब हैं, और जो
याचिकाकर्ताओं का पक्ष है वो बहुत सारी चीजों को नोट डाउन कर रहा है, और दूसरी तरफ इधर तुषार मेहता जो अपनी बात कर रहे हैं, और बातों में वो सीईओ गैर मुस्लिम कैसे होगा, क्यों होगा, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। तो अलग अलग बिंदुओं को, अलग अलग पॉइंट्स को यहां पर जस्टिफाई करने की कोशिश इस मसले में, और एक बहुत ही अहम फैसला आ सकता है। इस पे आज इंतजार होगा हम लोगों को, जैसे ही इस फैसले की घड़ी सामने आती है, और वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तो बहस चल रही है, इस बहस को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहस में यहां पर एसजी मेहता हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं, सेक्शन 38 का हवाला दे रहे हैं, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात कही गई है, उसका हवाला यहां पर दे रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं एसजी मेहता, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, तुषार मेहता ही अपनी अभी तक बात रख रहे हैं, और उनके सहयोगी भी उनके साथ खड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और कपिल सिब्बल साहब जो उनकी बातें सुनकर जो है काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, कि मतलब एक तरीके से समझा जाए कि ये जो तर्क दिए जा रहे हैं उसको सोच रहे हों कपिल सिब्बल की ये क्या तर्क दिए जा रहे हैं, ये कानून की कसौटी पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा था राजीव जी कि काफ़ी ज़्यादा समय जो है इस पक्ष को दे दिया गया, और टू दी पॉइंट बात जो थी वो आई नहीं, और ऑन रिकॉर्ड भी बहुत कम बातें जो हैं उनकी ली गई हैं, और खुद जो है उनको माफ़ी एक तरीके से मांगनी पड़ी है एसजी तुषार मेहता को, कि कल उन्होंने एक गलत बयानी कर दी थी, और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने गलत बयानी कर दी, सॉरी, उसके लिए उनको बोलना पड़ा है। तो अगर राजीव जी मान लीजिए अगर आज इस पर सुनवाई नहीं होती तो आज सॉरी कैसे बोल पाते? अगर आप इतना बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप एक तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं जो फाइनल हियरिंग है एक कानून के ऊपर लेकर, और अगर आपने उसमें कोई गलत तर्क रख दिया है, तो ये तो सवाल उठता है कि आप फिर कर क्या रहे थे राजीव जी? ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, और आपका ही पक्ष जो है आपको याद दिला रहा है कि ये आपने गलत बयानी कर दी थी। यानी दूसरा पक्ष आपको याद दिलाया तो ठीक है कि दूसरे पक्ष कहे कि आपने गलत बयानी थी तो आप उसको एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, लेकिन आपका ही पक्ष बताए कि आपने गलत बयानी कर दी थी और आपसे वो सहमत नहीं है, तो ये तो शर्मिंदगी का विषय है। यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें रखी जा रही थी राजीव जी, राजस्थान सरकार ने कह दिया कि हम इससे सहमत नहीं है। सीधी सीधी बात ये, यानी कानून जो बनाया केंद्र सरकार ने, और राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार जो थी वो, जी राजीव जी शायद हाँ एंड हो गया है इसके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी शायद लंच की घोषणा हो गई है। लंच की घोषणा अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि आपस में हाँ ये लंच की घोषणा हो गई है। सीजेआई उठ गए हैं, ये बताया जा रहा है, सीजेआई उठ गए हैं, बेंच उठ गई है, और इस बीच सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार भी इस जो वक्फ बोर्ड है उसके पक्ष में आए थे। शायद यही है, वक्फ बोर्ड के लिए आए थे वो। जी। और उन्होंने सेक्शन 32 का जिक्र किया, जिसमें बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करते समय वक्फ की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है। और फिर धारा 96 और 97 की बात उन्होंने की और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश देने के लिए विशिष्ट शक्तियां, और धारा 97 राज्य बोर्ड को शक्तियों के लिए प्रावधान करती है कि कैसे डायरेक्शन दिया जाए, डायरेक्शंस के लिए डायरेक्शंस जरूरी हैं। ये उसमें धारा 96 97 की बात कर रहे हैं। और इन्होंने 280 ASI स्मारकों को वक्फ होने का दावा किया गया था। यानी ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 280 मॉन्यूमेंट्स को क्लेम किया था कि ये वक्फ है, क्लेम्ड टू बी वक्फ, ये कहा गया। और दूसरा मुद्दा इन्होंने रखा था कि धारा 52 माफी चाहूंगा 25(2)A, जिसमें राज्य आर्थिक, राजनीतिक और तरह के कानून बना सकता है, और अगर वो इसके धार्मिक अभ्यास का दावा करते हैं तो न्यायिक समीक्षा का दायरा इस मुद्दे को 9 न्यायाधीशों द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, 9 न्यायाधीशों के द्वारा। इस पर इन्होंने कहा कि मैं इस तर्क का समर्थन नहीं कर रहा हूं, एसजी मेहता ने कहा, क्योंकि फिर इन्होंने कहा गुरु गोपाल कृष्णन ने, गोपाल शंकर नारायण, सॉरी कृष्ण कुमार अपनी बात कर रहे थे, इसके बाद गोपाल शंकर नारायण आए, और गोपाल ने कहा कि अंतरिम रूप से शुरूर मठ पर सवाल उठाया गया है। इस मामले के निर्णय से पहले इन सवालों का निर्णय करना होगा। ये बात भी है। तो शुरूर मठ पे भी सवाल उठाया गया है, और इस पर कोई निर्णय आता है तो उससे पहले शुरूर मठ का निर्णय भी करना होगा। तो एक तरफ एडवोकेट गोपाल कृष्णन है या नारायण, मुझे पूरा नाम यहाँ दिख नहीं रहा, गोपाल कृष्ण नारायण,
गोपाल कृष्ण नारायण, गोपाल शंकर नारायण, माफी चाहूंगा जो भी नाम हो, लेकिन गोपाल जी हैं, गोपाल शंकर नारायण हैं, और दूसरे हैं गुरु कृष्ण कुमार। गुरु कृष्ण कुमार। गुरु कृष्ण कुमार ने जो बातें रखी हैं उनका समर्थन एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मैं इस तर्क का समर्थन नहीं करता हूं। और जो लेकिन तुषार मेहता के राजीव जी वो वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील, वक्फ बोर्ड की तरफ से वो वकील हैं, और यहां पर साफ साफ उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों में काफी दम है। हालांकि इनको सिर्फ इतना ही बोलने का मौका मिला है, अब आगे देखते हैं, शायद हो सकता है और मौका मिल जाए। लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी कि ये सारी बातें, सारी दलीलें, इसमें से कुछ दलीलें बिल्कुल इसका कंप्रेस्ड वे में निकाला जा सकता था, कुछ दलीलें दी जा सकती थी जो तुषार मेहता ने बहुत इसको रायता फैलाना जो कहते हैं ना, रायता फैला दिया। और राजीव जी देखिए, कानून में एक बात कही जाती है कि आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना आप फंसते जाएंगे, क्योंकि आप उसको विस्तार देते जाते हैं। तो टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। हमने अपने जो वकील मित्र सबसे यही सुना है कि जब आप बहस पर जाएं तो आप टू द पॉइंट बात कीजिए और कम बोलिए, लेकिन तोल कर बोलिए, ठोस बोलिए। तो अब अगर आप ज्यादा फैलाएंगे तो आप उसमें फंसते जाते हो, और ये शर्मिंदगी का विषय बनता है, जैसा कि आज बना एसजी साहब के लिए कि उनको कहना पड़ा कि कल उन्होंने गलत बयानी कर दी थी। तो राजीव जी, इतने बड़े मसले पर अगर आप सरकार की तरफ से बहस करने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, और वो भी ऐसी स्थिति में कि आपका सहयोगी राज्य सरकार जो है वही आपसे कहे कि वो आपसे सहमत नहीं है। यानी एक मुकदमे में जिसमें आप पक्ष हैं तो आपका साथी दूसरा जो पक्ष है वो कह रहा है कि वो आपसे सहमत नहीं है। तो राजीव जी, ये तो जो अधिनियम के समर्थन में लोग थे उनके बीच आपस में ही एक तरीके से कहा जाए वो मतभेद दिखाई पड़े। अब वक्फ बोर्ड की तरफ से भी जो दलीलें दी जा रही है राजीव जी, वो भी सरकार के खिलाफ जा रही है जी। जबकि वक्फ बोर्ड अभी तक तो सरकार की संस्था है ना वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड की तरफ से भी जो दलीलें आ रही हैं वो सरकार के खिलाफ जा रही है। तो ये एक शर्मिंदगी का मुझे लगता है कि ये कारण जो है वो सरकार के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लंच की घोषणा हो चुकी है वहां सुप्रीम कोर्ट में, और 2 बजे से फिर बेंच बैठेगी और इस पर आगे की सुनवाई, और इस पक्ष को जो समय दिया गया था उसको 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने के लिए, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोग अपनी दलीलें पूरी कर लीजिए, इसके बाद हम इन दलीलों आपकी दलीलें नहीं सुनेंगे। अब यहां पर इसके बाद जो बारी आएगी वो फैसले की बारी आएगी, फैसले की घड़ी, और वो कैसा होता है ये देखना होगा। तो 1:55 पर हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे, और उसके बाद सीधे कोर्ट रूम नंबर 1 ले चलेंगे आपको, जहां पर आज फैसला आ सकता है। ये तय मानिए, ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि आज फैसला आ जाएगा। और अगर आ जाता है फैसला, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवाही साहब खुद कह रहे हैं कि हम फैसला देना चाहते हैं। जो भी फैसला आएगा दिलचस्प होगा, मजेदार होगा, इंतजार करेंगे हम और आप इस फैसले का। और अभी थोड़ी देर के लिए हम भी ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद ठीक 1:55 पर हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और मैं, हम दोनों आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप भी थोड़ा चाय पी लीजिए, लंच कर लीजिए, और 1:55 पर फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे और अमलेंदु जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।